चलिए वल्नरेबल सेक्शन खत्म करते हैं। तो सबसे पहले आपका एजिंग माइलस्टोन है। तो एजिंग अभी इंडिया में सीनियर सिटीजन्स का पॉपुलेशन 2011 के सेंसस के बाद 2011 में 8.23% था। तो अभी 2026 में प्रोजेक्टेड हो रहा है 12.16%। और 2047 में बोला जा रहा है 20%। मतलब एवरी 5 इंडियंस में से एक जो होगा सीनियर सिटीजन होगा। इसके बाद हम लोग बोल रहे हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंटिनेरियंस जो 100 साल से ज़्यादा होगा बाय 2050। तो एक जो सिल्वर इकोनॉमी का जो बात है, जो इम्प्रूव्ड हेल्थ केयर का सपोर्ट का बात है, उसमें एक पॉइंट ये लिख सकते हैं हम लोग, बिकॉज वी आर डेस्टिन्ड टू बी हैव a large number of elder people, therefore we need to rethink our policies in that direction. ओके। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट का दो प्रोजेक्ट है। पहला है आपका राष्ट्रीय वयोश्री योजना, पहला चीज, और दूसरा है आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन। वयोश्री योजना का क्या काम है कि हम भैया आपको असिस्टिंग डिवाइस सब देंगे, हियरिंग एड, व्हील चेयर, ये सब। और जबकि इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन जो है, इसका काम है आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ को ठीक करना, शेल्टर, फूड, मेडिकल केयर देना। ठीक है। वयोश्री योजना का एलिजिबिलिटी क्या है कि आप बीपीएल कैटेगरी के होने चाहिए विथ एज रिलेटेड डिसेबिलिटी। ठीक है। यहाँ पे आपका ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन है, ये आपका डेस्टिट्यूट सीनियर सिटीजन्स के लिए है। ठीक है। तो वयोश्री योजना इम्प्लीमेंट करेगा आपका एलिम्को करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन। जबकि जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स है वो एनजीओ, गवर्नमेंट बॉडीज, ये सब मिलकर करेगा। ठीक है। तो राष्ट्रीय वयोश्री योजना का जो फंडिंग होगा वो सिटीजन सीनियर सिटीजन वेलफेयर फंड से आता है। और ये जो इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है सीनियर सिटीजन का, इसका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब ये 100% फंडिंग है। तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के अंदर सेंट्रल सेक्टर स्कीम है आपका इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन। बेसिक याद रखना है कि भैया ये जो डेस्टिट्यूट सीनियर सिटीजन्स है उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ, शेल्टर वगैरह ये सब सुधारेगा। ठीक है। इसके बाद डब्ल्यूएचओ का एक रिपोर्ट है कि फ्रॉम लोनलीनेस टू सोशल कनेक्शन। तो ये हम लोग इथिक्स और सोसाइटी में लिख सकते हैं। पहला है सोशल कनेक्शन, कि जो पॉजिटिव इंटरेक्शन हम लोग के आसपास है, दैट इज कॉल्ड सोशल कनेक्शन। अगर कनेक्शन में कमी है तो दैट इज सोशल डिसकनेक्शन। सोशल आइसोलेशन इज द हैव ए वेरी फ्यू स्टेट। लोनलीनेस क्या है? लोनलीनेस क्या है कि जितना डिजायर्ड माइनस एक्चुअल इज द लोनलीनेस। ठीक है। सो एक पर्सन सोशली आइसोलेट हो सकता है बट लोनली नहीं है, मतलब अगर लोनली नहीं है, और बी इन क्राउड एंड फील डीपली लोनली, ऐसे भी हो सकता है। ठीक है ना। तो आइसोलेशन इज डिफरेंट थिंग एंड लोनलीनेस इज डिफरेंट थिंग। लोनलीनेस इन इज सब्जेक्टिव टर्म, आइसोलेशन इज एन ऑब्जेक्टिव टर्म। ठीक है। सो डिजिटल गवर्नेंस में जीवन प्रमाण है। ठीक है। तो डिजिटल इंडिया का सक्सेस स्टोरी है कि पेंशनर्स को अब बैंक के फिजिकली जाना नहीं है टू प्रूव दैट दे आर अलाइव। इसके लिए जीवन प्रमाण स्कीम 2014 में आया था। तो जीवन प्रमाण स्कीम क्या है? बायोमेट्रिक इनेबल्ड लाइफ सर्टिफिकेट है। ठीक है। तो ये क्या है? एड ऑन फैसिलिटी है। तो फिजिकल मेथड तो चुन ही सकता है, ये इसको भी चुन सकता है। ठीक है। तो प्रमाण आईडी है। प्रमाण आईडी इज नॉट वैलिड फॉर लाइफ, इट्स वैलिडिटी डिपेंड्स ऑन द रूल्स ऑफ द पेंशन सेक्शन अथॉरिटी। ठीक है। इसके बाद उमंग करके ऐप है। उमंग ऐप याद रखिए, ये मिनिस्ट्री ऑफ तुम्हारा इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, इसके द्वारा है, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के तहत, कि लाइक हाउ we need to do that. तो pension can be delayed if the retiring employees vigilance clearance is pending। तो पेंशन डिले नहीं होना चाहिए, ये विजिलेंस पेंडिंग की वजह से 3 महीना पहले हो जाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद लॉन्गी एसआई का जो सर्वे है वो बीपीएल सेट नहीं, ये जो लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी है ये 45+ और उनका स्पाउसेस के लिए है। ठीक है। आ, ये इस एज ब्रैकेट का सर्वे है, लॉन्गिट्यूडनल एजिंग स्टडी इन इंडिया। ठीक है। पेंशन मित्र आपका ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशंस वेलफेयर के अंदर आता है। ओके। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ पेंशंस एंड पेंशंस वेलफेयर के अंदर है। जो वेलफेयर ऑफिसर इस रिटायरिंग एम्प्लॉय के लिए। ठीक है। और नेशनल पॉलिसी ऑन सीनियर सिटीजन इज ड्राफ्टेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है ना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को याद रखो। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट दिमाग में होना चाहिए। while health is part of it, social justice aspect is the lead। ठीक है। इसके बाद मेंस में सिल्वर इकोनॉमी को कोट करो कि भैया 20% ऑफ पॉपुलेशन आपका 2047 तक ये होने वाला है। तो उसके बाद सीपेन ग्राम्स को बोलो। सीपेन ग्राम्स क्या है? एक आपका जैसे उमंग ऐप था फॉर
डिजिटलाइजिंग द ई प्रमाण सर्टिफिकेट, इशूइंग द ई प्रमाण सर्टिफिकेट, तो जो इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी है वो आएगा आपका सीपेन ग्राम से। तो स्पीडी रिड्रेसल के लिए, ग्रीवेंस मॉनिटरिंग के लिए सीपेन ग्राम से रिस्पॉन्सिव स्टेट लिखो आंसर में कि रिस्पॉन्सिव स्टेट कैसे हो रहा है सीपेन ग्राम से। ठीक है। WHO का रिपोर्ट यूज़ करो कि इंटरजनरेशनल सॉलिडारिटी जरूरी है। ठीक है। जो विषय मित्र है, ठीक है, जैसे इसमें है तो इसमें हम लोग जैसे सीनियर सिटीजन्स को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इनिशिएटिव जैसे था। तो अगर सोशियो इकोनॉमिक चैलेंजेस बोले, सबसे पहले तो इकोनॉमिक हो जाए तो ओल्ड एज डिपेंडेंसी रेशियो, तो प्रेशर होगा वर्किंग एज पॉपुलेशन पे बढ़ेगा, स्टेट एक्सचेकर पे बढ़ेगा पहला चीज़। हेल्थ बर्डन है तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ बढ़ेगा, तो जेरियाट्रिक केयर पे उतना खर्चा होना चाहिए। सोशल आइसोलेशन, ये तो हाईलाइटेड बाय WHO, तो ये साइलेंट एपिडेमिक है, इसको भी ध्यान देना होगा। ठीक है। तो डिग्निटी थ्रू टेक्नोलॉजी, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है। जीवन प्रमाण को कोट कर देना कभी भी बूढ़ा लोग कब आता है। एडमिशन इफिशियंसी है तो बायोमेट्रिक इनेबल प्रमाण आईडी, लीक प्रूफ पेंशन डिलीवरी सिस्टम हो। ठीक है, तो जी पेन ग्राम्स, उमंग, ये सब अच्छा अच्छा स्कीम है। ठीक है। सो लेट्स गो थ्रू दैट। तो सबसे पहले आपको आपको पता करना होगा कि कंसिलिएशन जो होता है पोस्ट एक्ट में कैन इंक्लूड मॉनेटरी सेटलमेंट इफ बोथ पार्टीज एग्री। तो आपको बोलना होगा कि जो पोस्ट एक्ट में conciliation is just an option, but monetary settlement can be no monetary settlement can be the basis of such conciliation। ठीक है, पहला चीज। इंटरनल कंप्लेंट्स कमिटी इज ओनली मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट एंड पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। तुमको बोला ना, जो इंटरनल कंप्लेंट कमिटी है पोस्ट एक्ट के अंदर, ये सारे के पास है, प्राइवेट, एनजीओ, हॉस्पिटल, स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, जहां भी 10+ एम्प्लॉय है सबके लिए। ठीक है। अंडर पॉज ए वर्क प्लेस इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फिजिकल ऑफिस प्रेमिसेस, नहीं, इट इंक्लूड्स एनी प्लेस विजिटेड बाय द एम्प्लॉयज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन से लेके घर तक जो बोलो, everything that is included in the office space, every that is considered as the workplace. So पालना स्कीम क्या है? पालना स्कीम provides place facilities only for working mothers in the organized sector ना। तो पालना स्कीम है डे केयर फॉर ऑल मदर्स, वर्किंग, नॉन वर्किंग, एंड कवर्स बोथ सेक्टर्स। ठीक है, ऑर्गेनाइज सेक्टर, नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो पालना स्कीम सबको कवर कर रहा है, डे केयर देगा फॉर ऑल मदर्स। ठीक है। तो आईसीडीएस एक सेंटर सेक्टर स्कीम है, तो आपको नहीं, आईसीडीएस जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड, आईसीडीएस का फुल फॉर्म क्या होगा? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, 60-40 का रेशियो है। ठीक है। स्कीम में है सबसे पहले पालना स्कीम। पालना स्कीम किस मिशन के अंदर आया है? मिशन शक्ति को याद रखिए। ठीक है। इसका वर्टिकल क्या है? सामर्थ्य, और एक है संबल। ठीक है। तो पालना स्कीम है, इसमें क्या है कि वर्कफोर्स फोकसेस ऑन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन बाय रिड्यूसिंग द केयर बर्डन। ठीक है, पालना स्कीम का यही फोकस था। आईसीडीएस है, ये आपका मिशन सक्षम और अ, आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0। मिशन सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर आईसीडीएस प्रोग्राम आया था। तो इसका वर्टिकल है आपका न्यूट्रिशन एंड ईसीसी। तो 6 स्पेसिफिक सर्विस एट आंगनवाड़ी सेंटर मिलेगा। तो ये आईसीडीएस का फीचर है। ठीक है। एक सी बॉक्स है, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इसमें सेफ्टी है। तो सिंगल विंडो एक्सेस फॉर विमेन रिगार्डलेस ऑफ वर्क स्टेटस, सी बॉक्स। एक WEEE इंडेक्स है, इसको यूपी गवर्नमेंट का है। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल जेंडर इंडेक्स है ये। ठीक है। हाँ, तो हम लोग क्या यूज कर सकते हैं? टाइम यूज सर्वे। ठीक है, जीडीपी कंट्रीब्यूशन ऑफ द केयर वर्क। आप बोल सकते हैं कि डबल बर्डन का स्टेट, कि भैया विमेन जो है 726 मिनट पर डे अनपेड केयर में खर्च करती है, जबकि मेन जो है 163 मिनट खर्च करता है। ठीक है। तो जीडीपी में बोल सकते हैं कि जो अनपेड केयर है, डोमेस्टिक वर्क है, ये 15 से 17% है जीडीपी का। ठीक है। तो आप जब यूपी का WW इंडेक्स का कॉन्टेक्स्ट लीजिएगा, तो जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 41.7% है, जबकि ओनली 18% ऑफ वर्किंग वुमेन आर इन फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, प्रिकैरिटी ऑफ फीमेल लेबर। तो ये पॉइंट आप बोल दीजिए कि भैया 18% ही फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में दिख रही है, बट फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट तो बाकी फीमेल कहाँ काम कर रही है। ठीक है। इसके बाद आपको आंगनवाड़ी स्कूल कोलोकेशन, तो ये जो 11 लाख आंगनवाड़ी है इसको स्कूल प्रेमिसेस में ले जाना है, कि जो प्री स्कूल से क्लास 1 तक स्मूथ ट्रांजिशन होना चाहिए बिटवीन दी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बीच में स्मूथ ये होना चाहिए। आंगनवाड़ी के रिलेटेड है तो आपको ये चीज़ दिमाग लगाना होगा। आधारशिला करिकुलम,
तो आधारशिला करिकुलम क्या है, 3 से 6 साल के बच्चे के लिए करिकुलम है। तो पैसिव बेबी सिटिंग ना हो और एक आंगनवाड़ी में एक्टिव अर्ली चाइल्ड एजुकेशन हो, ठीक है। तो मतलब पहला क्लास तक, मतलब 5 क्लास तक तो 1 क्लास तक हो जाता है ना बंदा, जो आपका 3 साल है, और 3 से 5 में आपका 1 क्लास तक चला जाएगा बंदा। हाँ, एक अपार आईडी है। अपार आईडी है कि लिंक बर्थ रजिस्ट्रेशन टू आधार एंड पोषण ट्रैकर। ये होल ऑफ लाइफ ट्रैकिंग है। चाइल्ड का हेल्थ डाटा इन द पोषण ट्रैकर ऑटोमेटिकली फ्लोज इन देयर स्कूल रिकॉर्ड, ठीक है। अब ये आईसीडीएस वाला बात आएगा, ठीक है। बहुत चीज़ें याद करने को, सब चीज़ याद नहीं कर पाओगे, कुछ कुछ ही है, उसको ध्यान से पढ़ लो। सबसे पहले अगर कोई पालना स्कीम पूछ दे, पालना स्कीम क्या है? पालना स्कीम एक सब स्कीम है अंडर द मिशन शक्ति। मिशन शक्ति का सामर्थ्य वर्टिकल है, उसके अंदर विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर है, ठीक है। इस इट इज स्ट्रेटेजिक टूल, क्या चीज़ के लिए है? टू रिड्यूस द एंट्री बैरियर फॉर विमेन इन द वर्कफोर्स बाय प्रोवाइडिंग सेफ डे केयर, ठीक है। पहला चीज़। यूपीएससी क्या पूछ सकता है? वर्क लाइफ बैलेंस स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल क्या? एसडीजी 8 है कि इंफ्रास्ट्रक्चर इन इनेबलिंग डिसेंट वर्क, जो डिसेंट वर्क होना चाहिए उसमें डे केयर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी होना चाहिए। टारगेट किसका है? 6 मंथ से 6 साल का बच्चा के लिए है, ठीक है। ओल्ड नेशनल क्रेज स्कीम को जो अब मिशन शक्ति के अंडर है, ठीक है। जो आपको पालना स्कीम है, ठीक है। वर्किंग नॉन वर्किंग वुमेन दोनों को कर रहा है, ठीक है, पहला चीज। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ठीक है। क्रेचेस मस्ट ओनली बी लोकेटेड विद इन द ऑफिस बिल्डिंग, कैन बी लोकेटेड नियर होम और वर्क प्लेस, ठीक है। ये लिखा हुआ ऑफिस बिल्डिंग में हो ये जरूरी नहीं है, ठीक है। पालना इज नॉट अबाउट बेबी सिटिंग, इट इज अबाउट फ्रीइंग फीमेल टाइम फॉर द फीमेल वर्कफोर्स। चलो, अच्छा लाइन है, फ्रीइंग फीमेल टाइम फॉर फीमेल वर्कफोर्स। उसके बाद हम लोग पढ़े आईसीडीएस मिशन पोषण 2.0। तो अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, वर्ल्ड का सबसे बड़ा अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट प्रोग्राम है आईसीडीएस, ठीक है। अभी कौन सा मिशन के अंदर आ रहा है? मिशन सक्षम आंगनवाड़ी के अंदर, ठीक है। तो इट टारगेट्स द इंटरजनरेशनल साइकिल ऑफ माल न्यूट्रिशन, ठीक है। चाइल्ड हेल्थ पे ध्यान देना है, इंटीग्रेटेड अप्रोच है। तो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड न्यूट्रिशन। तो आंगनवाड़ी का वर्कर का जो रोल है एज ए फ्रंटलाइन हेल्थ गवर्नेंस सेक्टर्स, ये सब लिखोगे पॉइंट। क्या क्या 6 सर्विस दे रही है आंगनवाड़ी वर्कर्स? सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन और प्री स्कूल एजुकेशन। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन और प्री स्कूल एजुकेशन, ये भी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है आईसीडीएस, ठीक है। 600 कैलोरी फॉर मदर्स, 500 कैलोरी फॉर चिल्ड्रन, ये न्यूट्रिशनल नॉर्म है, ठीक है। तो आईसीडीएस बीपीएल के लिए है ना, ये एक यूनिवर्सल स्कीम है फॉर ऑल 0 to 6 एंड प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग मदर्स। तो आईसीडीएस स्कीम 0 से 6 साल के सारे बच्चों को कवर कर रहा है और हर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को कवर कर रहा है आईसीडीएस स्कीम, ठीक है। यूनिवर्सल स्कीम है, याद रखना। पोषण ट्रैकर है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कर रहा है? नहीं, जो पोषण ट्रैकर है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। आईसीडीएस स्कीम वही लोग का स्कीम है, याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है। Anganwadis are the first mile of the Indian state. Their co-location with the primary schools is a master stroke for institutional continuity. बहुत अच्छा बात है कि they are the first mile of the Indian state. Their co-location with the primary school is the institutional continuity, के लिए बात सही है, ठीक है। पथ रजिस्ट्रेशन को अपार आईडी से क्रिएट लिंक किया जा रहा है, तो एक लाइक होल ऑफ द लाइफ टाइम बोलोगे तो एक आपका डिजिटल प्रोफाइल बन रहा है, ठीक है। इसके बाद केयर इकोनॉमी का बात आया, तो यूएन इंटरनेशनल डे ऑफ केयर है 29 अक्टूबर को, ठीक है। तो ये आपका टाइम पॉवर्टी के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। टाइम पॉवर्टी क्या है? जो अनपेड डोमेस्टिक वर्क है, पहला चीज, और जो डबल बर्डन है वीमेन और एडल्ट गर्ल पे। तो वीमेन 426 मिनट पर डे अनपेड केयर पे खर्च कर रही है, जबकि मर्द 163 मिनट कर रहा है, ठीक है। और ये जो अनपेड केयर है, ये आपका 15 से 17% इंडिया का जीडीपी है, ठीक है। तो आईसीडीएस 86 अमेंडमेंट के बाद लॉन्च हुआ था? नहीं, ये 1975 में लॉन्च हो गया था आईसीडीएस। 86 अमेंडमेंट तो 2002 में आया, आरटी वाला बोल रहा है जो। सो इंडिया ऑफिशियली इंक्लूड्स अनपेड केयर वर्क इन इट्स एनुअल जीडीपी कैलकुलेशन? नहीं, ये अभी सिर्फ टाइम यूज सर्वे इस सब में होता है, जीडीपी में अभी कंक्लूड नहीं हो रहा है, ठीक है। So care economy is the invisible engine of the formal economy. Without the unpaid labor at home, paid labor at office collapses. ये पॉइंट लिखना होगा, ठीक है। Without unpaid labor at home, paid labor at office collapses, ठीक है। एक वीमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, ये डब्ल्यू डब्ल्यू इंडेक्स जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल जेंडर ट्रैकिंग टूल है, ठीक है।
तो डेटा ड्रिवन फेडरलिज्म पे हम लोग मूव किए हैं कि स्टेट्स अपना इंडेक्स क्रिएट कर रहा है डिपेंड ऑन रिलाइंग ऑन नेशनल एवरेज। तो डब्ल्यू डबल इंडेक्स जो है यूपी का है, ये एक्चुअल में आपका एसडीजी का गोल 5 को अचीव करने के लिए। तो इसमें आपका क्या क्या है, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, ऐसा बेकार सब याद नहीं करो, हटाओ। तो डब्ल्यू डब्ल्यू ई बस याद रखो कि ये भैया यूपी गवर्नमेंट का है। इसमें आपका लेबर सर्वे टाइप से आप बोल सकते हो। तो इसमें ये लोग गौर किया कि जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है ये 41% है, बट फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट 18% है। तो एक्चुअल में बात हो रहा है कि सर्वे का इम्पोर्टेंस इसलिए है कि व्हाट गेट मेजर्ड गेट मैनेज्ड। देयरफॉर ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल इंडिसेस है, ये जेंडर इक्वालिटी को सिर्फ सोशल गोल नहीं बनाया है, इसको एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टारगेट बनाया है। तो जो मोबिलिटी है वो क्रिटिकल है, क्योंकि सेफ्टी इज नो लॉन्गर जस्ट ए लॉ एंड ऑर्डर इशू, इट्स एन इकोनॉमिक इनेबलर। ठीक है, तो क्योंकि देखिए आप जो ये डब्ल्यू डबल वीमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट इंडेक्स है, इसमें एक चीज़ है मोबिलिटी। ठीक है, अगर विमेन का मोबिलिटी लो एंड ऑर्डर का इशू बस नहीं है, अगर सिर्फ लो एंड ऑर्डर अब इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी मोबिलिटी सेफ्टी बहुत ज़रूरी है कि विमेन को कितना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, कितना एजुकेशन स्किलिंग है, कितना एंटरप्रेन्योरशिप है, ये सब देखना होगा। ठीक है, इसके बाद सबसे है आईसीसी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी और पोस्ट। तो सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वर्कप्लेस में जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है, पहला रिस्पॉन्डर है। ठीक है, विशाखा गाइडलाइन कैसे स्टेटरी लॉ बना पोस्ट एक्ट 2013 में, ये कहानी है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्लास सीलिंग एंड द रोल ऑफ सेफ्टी इन द एनहांसिंग फीमेल लेवल फॉर पार्टिसिपेशन रेट। ठीक है, सिविल कोर्ट का पावर है पॉज के पास, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास ये पावर टू समन एविडेंस मांग सकता है अंडर द सीपीसी। ठीक है, 4 मेंबर होगा, एक सीनियर वीमेन एम्प्लॉय, एक एक्सटर्नल और बाकी सब ऑफिस की एम्प्लॉय होगी। 50% वीमेन होनी चाहिए। ठीक है, 10 से ज़्यादा एम्प्लॉय कहीं भी है तो वहाँ आईसीसी बनाना कंपलसरी है। तो कंसिलिएशन कैन बी इंक्लूड मॉनेटरी सेटलमेंट, तो कोई मॉनेटरी सेटलमेंट नहीं होगा, पहला चीज़। दूसरा है कि गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर ऑफिस में होना चाहिए, नहीं हर जगह होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, प्राइवेट, स्पोर्ट्स, हॉस्पिटल, सब जगह। कंप्लेंट्स कैन बी फाइल्ड एट एनी टाइम एट आफ्टर इंसिडेंट। स्ट्रिक्ट 3 मंथ लिमिट है, दो एक्सटेंडेबल इन स्पेसिफिक केसेस, ये चीज़ है। तो आईसीसी इज नॉट जस्ट ए कमिटी, इट इज a sentinel of constitutional promise of a safe workplace. तो शिफ्ट फ्रॉम लोकल कंप्लेंट्स कमिटी टू एन आईसीसी टू ए लार्जर वंस, ये डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस मॉडल है। ठीक है, इसे ध्यान रखिए। वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। और चलो स्टार्ट करते हैं हेल्थ सेक्टर। सो इन केस ऑफ हेल्थ सेक्टर हम लोग को क्या क्या समझना है, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। तो इंडिया के पास अभी करेंटली इंडिया के पास क्या इशू है कि इंडिया 3 प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन का जो झेल रहा है। ठीक है, पहला है अंडर न्यूट्रिशन, अंडर न्यूट्रिशन जो कि स्टंटिंग या वेस्टिंग बोल दीजिए। दूसरा है माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी जो एनीमिक वाला सिचुएशन है। देयर इज एन ओवर न्यूट्रिशन जो कि ओबेसिटी है। ठीक है, तो आपको तीनों प्रॉब्लम सॉल्व करना है, अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। ठीक है, तो जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है 102 में से 123 है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, हम लोग पॉलिसी के लेवल पे अभी हम लोग आ गए हैं ना, कि अगर हेल्थ बेस्ड कुछ भी बात करें तो हेल्थ बेस्ड इशू को अगर हम लोग समझना का प्रयास करें तो क्या है पहला इशू, अंडर न्यूट्रिशन को समझेंगे कि जो स्टंटिंग वेस्टिंग का इशू है, पहला चीज। सेकेंड इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट का जो डिफिशियंसी है। तीसरा है जो ओवर न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंडिया को रैंक कर रहा है 102 123 में, बिकॉज इट इज ए क्रूशियल, कंट्रोवर्शियल है बट क्रूशियल और क्रिटिकल डायग्नोस्टिक टूल है फॉर इंडियाज फूड सिक्योरिटी। ठीक है, क्या क्या पूछ सकता है, पहला चीज जो जीएचआई में इंडिकेटर ले रहा है, क्या क्या इंडिकेटर है, 4 इंडिकेटर है। पहला है अंडर नरिशमेंट, पहला चीज। दूसरा है चाइल्ड वेस्टिंग, वेस्टिंग क्या होता है कि आपका वेट कम है एज पर टू योर हाइट इज वेस्टेड। ठीक है, तीसरा है चाइल्ड स्टंटिंग मीन्स यू बिकम शॉर्ट लाइक लो हाइट फॉर योर एज। फोर्थ वन इज चाइल्ड मोर्टेलिटी। Okay, on the basis of this 0 is the best, 100 is the worst score that you got. Okay, so India का जो स्कोर है that is in the serious to alarming range. Okay, पहला हो गया आपका, हम लोग समझ गए अंडर न्यूट्रिशन का। दूसरा हम लोग को समझना है एनेमिक स्टेट। तो 57% ऑफ जो इंडिया की विमेन है वो रिप्रोडक्टिव एज की वो एनेमिक है, ये भी समझ गए।
अब ये जीएचआई का डेटा कौन निकालता है? देयर इज ए एनजीओ कॉल्ड कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ, तो ये निकालता है, ठीक है। स्टंटिंग एक्यूट माल न्यूट्रिशन को दिखाता है, जबकि वेस्टिंग क्रोनिक को नहीं, ऐसा नहीं है। तो जब भी स्टंटिंग को समझिए, स्टंटिंग क्योंकि आप छोटा रह गए, तो स्टंटिंग इज ओवर द लॉन्ग टर्म, क्रोनिक है, ठीक है। वेस्टिंग जो है शॉर्ट टर्म है, ठीक है। तो इंडिया का जो जीएचआई रैंक है हैज इम्प्रूव्ड कंसिस्टेंटली ओवर द लास्ट डिकेड, ठीक है। तो बोलेंगे कि ना ये फ्लक्चुएटेड है, बट अभी भी 102 रैंक है, ज्यादा कोई बड़ा काम नहीं कर दिया हम लोग, ठीक है। हम लोग क्या क्या बोल सकते हैं? मेल न्यूट्रिशन इज नॉट ए लैक ऑफ फूड, इट इज लैक ऑफ न्यूट्रिशनल जस्टिस, ये पॉइंट लेके आएंगे, ठीक है। अब एक और चीज है कि हम लोग को क्या बोलना है कि जो हंगर है, ठीक है, हिडन हंगर है, ठीक है, ये ज्यादा डेंजरस है, मतलब माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी ज्यादा डेंजरस है देन कैलोरी डिफिशियंसी, ठीक है। क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी इनविजिबल रहता है, ठीक है, और जिसकी वजह से परमानेंट कॉग्निटिव लॉस हो सकता है, ठीक है। इसके बाद है फूड सिक्योरिटी से न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की ओर जाना है, ठीक है। जहां भी इसका बाद है तुरंत आर्टिकल 47 कोट कर दो। आर्टिकल 47 में क्या लिखा हुआ है कि इट इज अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, पहला चीज बोल दिए। अब दूसरा चीज पे आ जाओ कि ओबेसिटी जो इशू है, ठीक है, अब इनकम राइज हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, डाइट कहाँ शिफ्ट हो रहा है? हाई फैट, शुगर एंड सॉल्ट फूड, एचएफएसएस फूड जिसको बोलते हैं, उस पर शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। तो यूनिसेफ का जो फीडिंग प्रॉफिट रिपोर्ट है कि हाउ फूड एनवायरनमेंट इज रिग्ड अगेंस्ट द चिल्ड्रन, ठीक है। तो आपको इसमें समझना होगा कि एफएसआई का क्या रोल है, ठीक है। तब हम लोग क्या बोलना है कि जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है इंडिया में 244% ग्रोथ हुआ है, पहला चीज। दूसरा है अर्बन रूरल डिवाइड, ओबेसिटी सिग्निफिकेंटली हायर है अर्बन एरियाज में, ये समझ लीजिए, ठीक है। 46% मैन वर्सेस 35% रूरल में। वेस्ट टू हिप रेशियो कि ये जो वेस्ट टू हिप रेशियो नापिए, ये ज्यादा बेटर इंडिकेटर है दिस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बीएमआई के अलावा, ठीक है। तो एडोलसेंट ओबेसिटी इज लिंक्ड ओनली टू सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ना सिर्फ सेडेंटरी लाइफस्टाइल से नहीं है, ये अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एनवायरनमेंट और एग्रेसिव मार्केटिंग इसकी वजह से भी है। वर्ल्ड ओबेसिटी एटलीस्ट इज पब्लिश बाय डब्ल्यूएचओ, नहीं, वर्ल्ड ओबेसिटी फेडरेशन है वो करता है, ठीक है। इसके बाद चाइल्डहुड ओबेसिटी रेट इन इंडिया आर एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन, ना, इट इज बढ़ेगा 30 साल में, ठीक है। ओबेसिटी इज द न्यू माल न्यूट्रिशन, ओवर कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज बट अंडर कंजम्पशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसके बाद हम लोग को समझना होगा कि देयर आर सम कमर्शियल डिटर्मिनेंट्स ऑफ डेथ, कि जो फूड कॉर्पोरेशन होता है वो फूड डेजर्ट्स बनाता है, वेयर हेल्दी फूड इज एक्सपेंसिव एंड अनहेल्दी फूड इज चीप एंड एक्सेसिबल, तो इसको आपको समझना होगा कि एक कमर्शियल एंगल भी है इसका, ठीक है। इसके बाद ट्रांसपेरेंट फ्रंट ऑफ पैकेज लेबलिंग इज ए पब्लिक हेल्थ राइट, नॉट ए जस्ट ए कंज्यूमर चॉइस। तो अर्बन प्लानिंग में आपको ये भी बोलना होगा कि एक्टिव प्ले स्पेसेस बनाया जाए, ताकि जो एनवायरमेंटल ट्रिगर हो ओबेसिटी का, वो मतलब जब भी अर्बन प्लानिंग हो तो एक्टिव प्ले स्पेसेस का बात करना होगा हम लोग, क्योंकि हम ही लोग तो जाके बनेंगे, ठीक है, बहुत जरूरी लग रहा है सब भाई। तो फ्रंट ऑफ पैकेज लेवलिंग जरूरी है, ये पब्लिक हेल्थ राइट है आपका, ठीक है। इसके बाद हम लोग पॉवर्टी लाइन का बात करते हैं। तो पॉवर्टी लाइन में क्या है कि हिस्टोरिकली इंडिया में जो पॉवर्टी है ना, कैलोरी लेंस से देखा जाता था, ठीक है। अगर आप दांडीकर रथ को कमेटी को देखिएगा, अलग कमेटी को देखिएगा, इसके बाद ये लोग तेंदुलकर और रंगराजन कमेटी जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पे शिफ्ट हो गए, फ्रॉम कैलोरी टू एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो ये हिस्ट्री जो है एसेंशियल है टू अंडरस्टैंड कि कैसे डेप्रीवेशन को नापा जाता है इन गवर्नेंस, ठीक है। तो अलग कमेटी बना था आपका 1979 में। तो 1979 में जो वाईके अलग कमेटी था, वो 2400 डिसाइड किया था कैलोरी फॉर रूरल एंड 2100 फॉर अर्बन, ठीक है। उससे पहले 1971 में दांडेकर रथ था, वो बोला था 2250 कैलोरी पर डे, हाँ, अकॉर्डिंग टू द एनएसएस डेटा ऑफ 1960s, ठीक है। तेंदुलकर कमेटी कैलोरी बेस से बास्केट ऑफ कंजम्पशन पे चला गया था, ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन कि लकड़ा वाला कमेटी क्या पहला कमेटी था जो स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइन बनाया था? हाँ। तो लकड़ा वाला कमेटी जो था वो पहली बार आपका अलग किया था फ्रॉम द, यू कैन से दी, कैलोरी बेस्ड एक्सपेंडिचर से, ठीक है। तो स्टेट स्पेसिफिक पॉवर्टी लाइंस लकड़ा वाला कमेटी इंट्रोड्यूस किया था, दिस इज द थिंग। नाउ दांडेकर एंड रथ मॉडल अर्बन पॉवर्टी को इग्नोर किया था।
तो दांडेकर एंड रथ जो है अर्बन पॉवर्टी को डिफाइन तो किया था, बट वो 1960-1961 का एनएसएस डेटा लिया था, ठीक है। तो जो प्रेजेंट डे पॉवर्टी एस्टिमेशन है वो किसके बेसिस पे होता है? नहीं, तो अभी हम लोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में शिफ्ट कर गए हैं, ये हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो पॉवर्टी का मतलब जस्ट लैक ऑफ इनकम नहीं है, इट इज द लैक ऑफ कैपेबिलिटी टू लीड ए हेल्दी लाइफ, ये भी है, ठीक है। तो बस हम लोग पैसा नहीं है इस वजह से पुअर नहीं है, हम लोग के पास अच्छा रहने का कैपेबिलिटी भी नहीं है। तो कैलोरी पॉवर्टी इज ए नैरो मेट्रिक, ठीक है। ए पर्सन में मीट देयर कैलोरी गोल्स बट स्टिल बी न्यूट्रिशन पुअर ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन्स एंड विटामिन्स, ठीक है, ये भी हो सकता है। इसके बाद पॉवर्टी लाइंस डायनेमिक होना चाहिए, रीजनल प्राइस वेरिएशन आपका होना चाहिए, जैसे कि लकड़ा वाला कमेटी किया था, ठीक है। उसके बाद कुछ कुछ स्कीम्स पढ़ लेते हैं, जैसे पोषण पखवाड़ा है। तो पोषण पखवाड़ा जो है आपका बिहेवियरल चेंज के ऊपर है, ठीक है। अब चलिए सबसे पहले पोषण पखवाड़ा क्या है। पोषण पखवाड़ा एक फोर्टनाइट लॉन्ग अवेयरनेस कैंपेन है, ठीक है। पोषण माह जो सितंबर में मनाया जाता है उसके लिए, ठीक है। ईट राइट इंडिया, ये किसका इनिशिएटिव है बोलेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर एफएसएसएआई का इनिशिएटिव है, ठीक है। पोषण पखवाड़ा इज ओनली फॉर चिल्ड्रन अंडर 5 ना, इसका टारगेट विमेन है, चिल्ड्रन है, एडोलसेंट सब है, ठीक है। सहयोग इनिशिएटिव नीति आयोग का है? नहीं, सहयोग उड़ीसा का स्टेट गवर्नमेंट इनिशिएटिव है, ठीक है। तो हेल्थ गवर्नेंस टॉप डाउन डिलीवरी से बॉटम अप में जाना चाहिए, तो एक जन आंदोलन बनाने का चाह रहा है, जो कि आपका ये पोषण पखवाड़ा है उसकी वजह से हम लोग को पता चल रहा है, ठीक है। गेमिफिकेशन, जैसे माई प्लेट ब्लास्ट ऑफ, ये गेम गेम बनाया गया है टू एडोलसेंट को, जो कि इन सब चीज़ों को इग्नोर करते हैं, उनको ये करने के लिए, ठीक है। उसके बाद अर्बन पॉवर्टी मैनेजमेंट को क्योंकि 50% ऑफ इंडिया विल बी अर्बन बाय 2050, तो अर्बन पॉवर्टी मैनेजमेंट बहुत जरूरी है इन पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड दिस न्यूज़। फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर टॉकिंग अबाउट माइटोकॉन्ड्रियल अनकपलर्स। सिंपल क्रक समझो कि एटीपी का क्या काम है। माइटोकॉन्ड्रिया फूड को एनर्जी में चेंज करता है, फर्स्ट थिंग। अनकपलर का काम है आपको इस प्रोसेस को इनफिशिएंट बनाना। क्यों? अगर कोई चीज 1 घंटा में हो सकता था उसको 2 घंटा में कर दियो, तो इट बर्न मोर कैलोरीज और हीट इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग देम एज फैट, ओके। So it will burn more calories, okay, this is the first thing. Or they trigger cells to consume more fats to compensate for energy lost as heat, okay. And this is the one thing. Chemical nature क्या है? These are the molecules that decouple the electron transport chain from ATP synthesis. ATP synthesis जब होगा उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को हटा देंगे, ठीक है। सो अनकपलर्स नया टेक्नोलॉजी नहीं है, बहुत पुराना है, बट इसमें अनकंट्रोल ओवर हीटिंग हो सकता है, ठीक है। तो क्या क्या पूछा जा सकता है? पहला, क्या इफिशियंसी बढ़ा दिया जाता है एटीपी प्रोडक्शन का? नहीं, याद रखना है कि इफिशियंसी घटा के हम लोग कैलोरी बर्निंग कर रहे हैं, बस सिंपल से ये समझिए, ठीक है। एक्सपेरिमेंटल है, इसमें टॉक्सिसिटी का इशू है, इसलिए नहीं यूज होता है, ठीक है। कैलोरी रिस्ट्रिक्शन से कैलोरी डिसिपिशन इन मेटाबॉलिक मेडिसिन, ठीक है। तो मसल प्रिजर्विंग एस्पेक्ट ऑफ न्यू एज अनकपलर्स एड्रेसेस द प्राइमरी फ्लॉ ऑफ ट्रेडिशनल वेट लॉस। मसल लॉस नहीं होगा, तो इसमें मसल प्रिजर्व होगा, पर चलो ये सब बेकार, ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन है एक्टिवेटेड गोल्ड नैनो पार्टिकल्स का। तो देखो इसमें क्या है कि हम लोग जो गोल्ड नैनो पार्टिकल्स है उसको आपके फेट टिश्यू में इंजेक्ट करेंगे, और अल्ट्रासाउंड से क्या करेंगे, वो उसको हीट होगा। अब वो नैनो पार्टिकल हीट होगा तो वो जो आपका व्हाइट फेट है जो स्टोर है वो ब्राउन फेट में चेंज हो जाएगा। तो ब्राउन फेट इज ए गुड फेट, जब बर्निंग फेट, व्हाइट फेट स्टोर हो गया है, ठीक है। तो डेनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, अल्ट्रासाउंड से एक्टिवेट होगा, याद रखिए। सेकेंडरी इफेक्ट है कि नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होगा, ठीक है। इससे क्या होगा, सेलुलर इन्फ्लेमेशन होगा और स्ट्रेस होगा, ठीक है। ये चीज याद रखिए। अब इसके बाद एक्टिवेटेड मतलब क्या है, मीन्स जो नैनो पार्टिकल्स है वो कुछ केमिकल ग्रुप से कोटेड है टू टारगेट स्पेसिफिक प्रोटीन्स और डीएनए, ठीक है। तो नैनो पार्टिकल्स में बेसिकली क्या हो रहा है, सिंपल आसान भाषा में समझना है कि नैनो पार्टिकल इंजेक्ट करेंगे, वो आपका ब्राउन फेट, व्हाइट फेट को ब्राउन फेट में चेंज करेगा, अल्ट्रासाउंड से एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। और नॉन सिस्टमिक थेरेपी है, ठीक है। जो ओबेसिटी को हम लोग ट्रीट करेंगे एट द साइट ऑफ द फेट रेदर देन होल बॉडी को आप पिल से अफेक्ट करने के, ठीक है। इसके बाद शुगर बोर्ड्स है, एफएसएसआई स्टैंडर्ड्स है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग बोलेंगे कि ये सीबीएसई और एनसीपीसीआर का
इनिशिएटिव है कि स्कूल्स में क्या होगा, एक विजुअल बोर्ड होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि हर एक जो पॉपुलर ड्रिंक है उसमें कितना शुगर कंटेंट है। ठीक है, दिस इज द थिंग। तो एफएसएसएआई का जो लो शुगर रूल है, क्या है एफएसएसएआई का रूल कि 5 ग्राम से कम होना चाहिए पर 100 ग्राम पे, इतना ही अलाउड है। हर 100 ग्राम पे जो भी लीजिएगा उसमें 5 ग्राम से कम शुगर होना चाहिए। डब्ल्यू का लिमिट है मैक्सिमम 25 ग्राम शुगर आप ले सकते हैं दिन भर में। ठीक है, और एच का क्या है, हाई फैट शुगर सॉल्ट लिमिट। ठीक है, आ, ये ठीक है। तो इंडिया का कोई स्पेसिफिक एच लिमिट अभी तक बना हुआ नहीं है। ठीक है, तो अपने लोग एक जेनेटिक वल्नरेबल है, तो हम लोग को अपने हिसाब से एक बनाना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग को बोलना होगा कि क्या हम लोग डब्ल्यूएचओ का कट ऑफ जो 25 ग्राम पर डे उसको एक्सेप्ट कर लिए हैं? नहीं, नहीं किए हैं। ठीक है, और ये क्या मैंडेटरी है? नहीं, जो शुगर बोर्ड वाला इनिशिएटिव है ये सीबीएसई एनसीपीसीआर का है। ठीक है, ये सिगरेट वार्निंग्स है, आर द सिगरेट वार्निंग्स फॉर द बेवरेज इंडस्ट्री। ठीक है, तो इंडिया में हम लोग बोलेंगे थिन फैट। थिन फैट में क्या, बीएमआई लो है बट विसरल फैट ज्यादा, मतलब बॉडी में फैट परसेंटेज ज्यादा है बट मसल कम है। ठीक है, तो ग्लोबल जो शुगर लिमिट है वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में इसलिए आप कम बोला जा सकता है। डायबिटीज का स्पेक्ट्रम समझ लीजिए, देर आर ऐसे टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज हम लोग जानते हैं। टाइप 1 डायबिटीज हो गया जो ऑटो इम्यून है, जो कि बचपन से ही है। इसका मतलब आपका बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, इंसुलिन डिपेंडेंट है, पहला चीज। दूसरा है टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 2 है कि आपका बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंट हो गया है, मतलब ये लाइफस्टाइल से लिंक्ड है। ठीक है, अब ये बच्चा में भी टाइप 2 डायबिटीज बढ़ रहा है। ठीक है, और टाइप 3 सी डायबिटीज है, ये क्रोनिक इन्फ्लेमेशन है, पेंक्रिएटाइटिस से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको इंसुलिन भी लगेगा, इंजाइम्स भी लगेगा। एक लाडा है 1.5, ये इसको मिसडायग्नोज किया जा रहा है टाइप 2 डायबिटीज की तरह। ठीक है, तो अब हम लोग को बोलना होगा कि डायबिटीज अब सिर्फ लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है, एक अलग अलग टाइप का स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर बन गया है। तो आपको प्रिसिजन डायग्नोस्टिक टर्म यूज कीजिए। ठीक है, जैसे हम लोग बोलेंगे कि केरला में टाइप 3C डायबिटीज बढ़ रहा है। ठीक है, अब टाइप 3C डायबिटीज है जिसको केरला पेंक्रिएटाइटिस बोला जाता था, कि आपको अब रीजनल हेल्थ पॉलिसी टेलर करना होगा लोकल जो जेनेटिक म्यूटेशन हुआ उसके हिसाब से। ठीक है, तो ये पेंक्रियाटाइटिस की वजह से है। ठीक है, कि आपका पेंक्रियाज में इन्फ्लेमेशन हो गया, उसकी वजह से आपको डायबिटीज हो गया, टाइप 3C डायबिटीज। ओके, तो बात हो रहा है सोल्ट का ओवरलोड लोड का और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का। तो बेसिक आपको समझना होगा कि जो साइलेंट पेंडेमिक है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का, उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि 1990 में जैसे डायरिया से लोग मरते थे, दैट चेंज टू द इन्फेक्शियस ड्रिवन डिजीज लाइक ischemic heart disease. Okay, so you can see the heart disease is the leading cause for death in 2023, ये दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो एवरेज सोल्ट का इंटेक होना चाहिए 8 से 11 ग्राम पर डे है इंडिया का। ठीक है, बट डब्ल्यू रिकमेंड करता है बस 5 से 6 ग्राम, मतलब इंडियंस ज़्यादा सोल्ट लेते हैं। तो दे यू कैन सी द इंडिया कैन बी दी, यू कैन से दी हाइपरटेंशन हब ऑफ द वर्ल्ड। ओके, आईएससीआई क्या है? सो हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव है। ठीक है, इंडिया का। सो उसका हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव और डिसेंट्रलाइज्ड केयर है, ये यूएन और डब्ल्यूएचओ अवार्ड जीता है कि कैसे हम लोग डिसेंट्रलाइज्ड और टीम बेस्ड केयर कर रहे हैं। पहला चीज, अगर कोई बोले कि रॉक सॉल्ट, ब्लैक सॉल्ट, हिमालयन पिंक सॉल्ट ये सब हाइपरटेंशन कम करता है एंड दे आर द हेल्दियर अल्टरनेटिव्स, पहले ही बात बोलो कि वो सब गलत है। ठीक है, इसके बाद एवरीवन कंटेन्स द सोडियम एंड एवरीवन रेज द ब्लड प्रेशर, पहला चीज। दूसरा आपको याद रखना होगा कि हार्ट डिजीज सबसे ज्यादा डेथ का कारण बना है 2023 में। इसके बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 3.4 में कि हम लोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीज को एलिमिनेट कर देंगे 2030 में। अगर ये स्टेटमेंट आया तो नहीं, हम लोग 1/3 करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे बोल सकते हैं सॉल्ट शेकर इज द न्यू सिगरेट, इनविजिबल, एडिक्टिव एंड लीथल। ठीक है, तो हम लोग को स्पेशलिस्ट सेंट्रिक से प्राइमरी हेल्थ केयर, जो प्राइमरी हेल्थ केयर बहुत जरूरी है, because once the hypertension goes at very larger stage, so you need specialized care, but you should tackle those in the primary healthcare sector. So the fiscal governance for health like fat taxes, sugar salt cess, ये सब लगाना चाहिए। So we need a behavioral change in our governance. Okay, so now we need to understand there's a MODI. MODI is what? Maturity onset diabetes of the young. Okay, so ये क्या है?
टाइप 2 डायबिटीज के अलावा जो मोडी है ये जेनेटिक है, ठीक है, और इसका ट्रीटमेंट अलग होना चाहिए। ये क्या है? मोनोजेनिक म्यूटेशन है, जैसे हम लोग पढ़े टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 सी भी पढ़े, 1.5 पढ़े हैं। तो ये मोडी है, जैसे दिस डायबिटीज इज मोनोजेनिक म्यूटेशन होने के कारण, ठीक है। तो जो ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न्स है उससे इनहेरिट होता है, ठीक है। तो इसको डिटेक्ट करने के लिए आपको लिक्विड क्रोमेटोग्राफी या आपको मास स्पेक्ट्रोमेट्री करना होगा, तब आपको पता चलेगा, ठीक है। इसके बाद 11.4% एडल्ट को डायबिटीज है इंडिया में, और 15.3% आर प्री डायबिटिक। ये चीज आपको समझना होगा, प्री डायबिटिक ज्यादा है, ठीक है। तो मोडी आपको पता चलता है जो मोनोजेनिक डायबिटीज है 25 साल से पहले हो जाता है, ठीक है। तो ये ऑफिस मतलब अधिकतर जो मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग है, ये नॉन ओबीज इंडिविजुअल को होता है। जैसे ओबीज वाला जो है वो टाइप 2 वाला, जो मोटा लोग को टाइप 2 डायबिटीज हो जाता है, ठीक है। तो जेनेटिक टेस्टिंग मैंडेटरी है, उसके बिना नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि तभी ट्रीटमेंट डिसाइड करोगे ना, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट है। आपको एंजाइम्स और ये साथ में इंसुलिन मिला के लेना होगा, ठीक है। अ, ये हो गया। और इसके बाद आपको बताना होगा कि क्या ये लाइफस्टाइल से होता है? नहीं, ये आपका इनहेरिटेड है, आपको ये पता होना होगा। मोनोजेनिक है तो आपका इनहेरिटेड होगा, ठीक है। जेस्टेशनल डायबिटीज अफेक्ट ओनली 1% ऑफ प्रेग्नेंट? नहीं, 20% है जेस्टेशनल डायबिटीज, ठीक है। और मेटाबॉलिक प्रोफाइलिंग इज यूज्ड ओनली आफ्टर ए पर्सन शोज सीवियर सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज? नहीं, इट अलाउ फॉर डिटेक्शन ऑफ सटल चेंजेस बिफोर द डिजीज मैनिफेस्ट, ठीक है। इसके बाद वन साइज फिट्स ऑल इज द एनिमी ऑफ इफेक्टिव डायबिटीज मैनेजमेंट, द फ्यूचर इज मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स। तो हम लोग जेनेटिक स्क्रीनिंग को पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स में डालना होगा, बिकॉज इट इज नो मोर लग्जरी, इट इज ए नेसेसिटी फॉर एक्यूरेट ट्रीटमेंट। बिकॉज अगर गलत ट्रीटमेंट कर दोगे तो इट विल हैम्पर द होल चेन सिस्टम, ओके। उसके बाद मिशन इंद्रधनुष। तो मिशन इंद्रधनुष क्या है? इम्यूनाइजेशन गैप है जो कोविड 19 गैप में। तो हम लोग कुछ कुछ कर सकते हैं कि जो डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम है, ठीक है, जैसे इम्यूनाइजेशन का डिजिटल, जैसे हम लोग कोविन बनाए थे उसका ही क्या बोलते हैं आपका, इम्यूनाइजेशन के लिए यूविन है, ठीक है। तो देयर इज ए मिशन इंद्रधनुष एंड इंटेंसिफाइड मिशन इंटेंसिफाइड, इसका आईएमआई का फुल फॉर्म क्या है? इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, ठीक है। अब इसका क्या है? हम लोग को जीरो डोज चाइल्ड तक पहुंचना है, लो कवरेज एरिया तक पहुंचना है, ये इसका टारगेट है। जो कोविन है, यूविन है, ये सब डिजिटल पब्लिक गुड्स है, ठीक है। एक होता है ई विन, वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क। सो वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क का क्या काम है कि आपका रियल टाइम ट्रैकिंग होगा कि कोल्ड चेन लॉजिस्टिक में कहाँ कौन है। तो क्या क्या एलिमिनेट कर दिए हैं, याद रखिए, पोलियो एलिमिनेट हो गया है, मैटरनल नियोनेटल टेटनस एलिमिनेट हो गया है, यॉज फ्री हो गया, 3 चीज से हम लोग फ्री हैं। तो अपना यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, ये वैक्सीन देता है 12 डिजीज के अगेंस्ट, पहला चीज। जो यूविन है, ये यूविन आपका जो यूविन आपका वैक्सीनेशन का डिजिटल ट्रैकिंग है कि जो ला जीरो डोज चाइल्ड को पकड़िए, लेस इफेक्टेड एरिया में पकड़िए, तो ये प्रेग्नेंट वीमेन और चिल्ड्रन को ट्रैक करता है, ठीक है, फॉर रूटीन इम्यूनाइजेशन हो रहा है कि नहीं उनका, ठीक है। फिर गावी आपका वैक्सीन अलायंस है, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, तो इंडिया डोनर भी है, बेनिफिशियरी भी है, ठीक है। अगर कोई बोले कि मीजल्स और रूबेला हो गया है, नहीं, अभी एलिमिनेशन का गोल है, बट अभी हम लोग 95% कवरेज है में है, पर रूबेला मीजल्स हटा नहीं है, ठीक है। ईविन जो प्लेटफॉर्म है ये आपका लॉजिस्टिक्स और कोल्ड चेन ट्रैकिंग का है, जबकि कोविन और यूविन जो है पेशेंट रजिस्ट्रेशन करने के लिए है, ट्रैक करने के लिए उसको, ठीक है। एक बिग कैचअप इनिशिएटिव है। तो बिग कैचअप इनिशिएटिव आपका WHO, यूनिसेफ और गावी का है, ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री का नहीं है। और डिजिटल पब्लिक गुड्स जो है, जो कोविन है, वो इम्यूनाइजेशन बाय चांस से इम्यूनाइजेशन बाय चॉइस हो गया है, ठीक है। इम्यूनाइजेशन बाय चांस नहीं करना है, इम्यूनाइजेशन बाय चॉइस करना है, ठीक है। लास्ट माइल वैक्सीन आपको जो, जब हम लोग कोल्ड चेन मैनेजमेंट करते हैं तो हम लोग को ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रॉपिकल क्लाइमेट और हर जगह को ध्यान में रखते हुए हम लोग को कोल्ड चेन बनाना होगा, ठीक है। तो ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी कर सकते हैं कि कोविन और जैसे यूविन, ये सब जो टेक्नोलॉजी हम लोग डिजिटल पब्लिक गुड दे सकते हैं टू द ग्लोबल साउथ, सॉफ्ट पावर है, ठीक है। देखिए टेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर कितना सही है, ये ट्रायंगल बनाएंगे। ईविन, ईविन में आपका सप्लाई है, यूविन में डिमांड है, और मेटाब्लोमिक्स डायग्नोसिस, मतलब
आप सप्लाई भी कंट्रोल कीजिए, आपको पता है किसको वैक्सीन नहीं मिला तो डिमांड भी पता है, तो मेटाबोलोमिक्स डायग्नोसिस भी कीजिए। तो डायग्नोसिस इन द सेंस कि स्पेक्ट्रोमेट्री, क्रोमेटोग्राफी से आप एग्जैक्ट डिजीज पता कीजिए, तो ये हेल्थ स्ट्रेटेजी बनेगा ऐसा, ठीक है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंजा वैक्सीनेशन, ओके। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को समझना होगा कि जस्ट हम लोग को इन्फ्लुएंजा को एज ए सीजनल न्यूसेंस नहीं समझना होगा। So we need to permanently fix those using a national surveillance system. Okay. So uh, the context is the circulation of multiple strains like H1N1, H3N2, influenza V that challenge vaccine efficacy due to antigenic drift. ठीक है। अब समझो क्या 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 हम लोग को पता होना चाहिए। टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा ए बी सी डी, जूनोटिक पोटेंशियल उसका क्या है, इनएक्टिवेटेड एंड लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन में अंतर क्या है, सब चलो तो पता ही है। सबसे पहला है कि क्या इन्फ्लुएंजा पार्ट है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का, तो इन्फ्लुएंजा वैक्सीन पार्ट नहीं है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का, पहला चीज। दूसरा, H1N1 H3N2 इन्फ्लुएंजा ए का टाइप है, ठीक है, जबकि इन्फ्लुएंजा बी जो है एक ह्यूमन पैथोजन है जिसका लेस पेंडेमिक पोटेंशियल है। तो पहला चीज समझना है कि इन्फ्लुएंजा ए ज्यादा खतरनाक है कंपेयर टू इन्फ्लुएंजा बी, ठीक है। और उसके बाद वैक्सीन सिर्फ है शॉर्ट टाइम प्रोटेक्शन देगा क्योंकि वायरस म्यूटेट हो जाता है, ठीक है, इसलिए इसका इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन भी नहीं है, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि क्या इन्फ्लुएंजा प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी जैसे कि पोलियो, मीजल्स वैक्सीन, ना, इसका एनुअल अपडेट होता है, ठीक है। H1N1 H1N1 जो है इन्फ्लुएंजा ए है, ठीक है, जो स्वाइन फ्लू और आपका बर्ड फ्लू है, ठीक है। तो हम लोग को बोलना होगा कि वायरल इंटेलिजेंस के एज में सर्विलेंस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, वैक्सीनेशन सेकंड है, ठीक है। तो आपको वन हेल्थ सर्विलेंस करना होगा ताकि जो H1N1 जो है आपका, जो बर्ड फ्लू होता है, वो आपका लाइव स्टॉक से ह्यूमन में ना आ जाए, ठीक है। आई थिंक H1N1 स्वाइन फ्लू होता है। H1N1 इज या H1N1 इज स्वाइन फ्लू, ठीक है। ठीक है। और इंडियाज डिपेंडेंस ऑन ग्लोबल WHO रिकमेंडेड स्ट्रेन वर्सेस नीड ऑफ इंडिजिनस स्ट्रेन मैपिंग, तो इंडिजिनस स्ट्रेन मैपिंग भी आपको करना होगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझ रहे हैं वाइल्ड पोलियो वायरस का, ठीक है। तो जर्मनी में वाइल्ड पोलियो वायरस का डिटेक्शन हुआ है वेस्ट वाटर में, बोला जा रहा है कि अफगानिस्तान से पहुंच गया है वहां पे, ठीक है। तो आपको ये बोलना होगा कि जब तक किसी भी देश में जैसे अफगानिस्तान पाकिस्तान रीजन में पोलियो है, तो आप वर्ल्ड इज नॉट पोलियो फ्री। तो क्या क्या है कि वेस्ट वाटर सर्विलेंस करो, वाइल्ड पोलियो और ये वैक्सीन ड्राइड पोलियो में क्या अंतर है, और पोलियो रेडिकेशन है कि नहीं, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि पोलियो किसको इफेक्ट करता है। पोलियो अंडर 5 चिल्ड्रन को इफेक्ट करेगा, एसिम्प्टोटिक है, ठीक है। तो एसिम्प्टोटिक है तो आपका अ, अ, आपको पता भी नहीं चलेगा, बाद में इफेक्ट करेगा। तो वेस्ट वाटर टेस्टिंग क्रूशियल है कि आपको पता चले कि भैया टेस्टिंग करते रहोगे, पता चलेगा यहाँ पोलियो है, तो आपको बच्चा लोग का टेस्टिंग करेंगे तो हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़रूरत है क्योंकि जो आपका पोलियो है एसिम्प्टोटिक है, बाद में सीधे इफेक्ट करेगा, ठीक है। हेमबर्गर स्ट्रेन की जेनेटिकली टू अफगानिस्तान, ठीक है। तो आपको ग्लोबल माइग्रेशन डिजीज स्प्रेड में क्या रोल है, तो आपको पता होगा कि जैसे अफगानिस्तान का पोलियो जर्मनी पहुंच गया, ठीक है। इंडिया पोलियो फ्री है, बट पल्स पोलियो विजिलेंस आपको बहुत ज़रूरी है ताकि री इम्पोर्ट ना हो जाए, ठीक है। तो पोलियो ग्लोबली इरेडिकेट नहीं हुआ, सबसे पहला चीज़। अब आपको वेस्ट वाटर सर्विलेंस करना होगा, ठीक है, ताकि क्लिनिकल सिम्टम्स मिलने से पहले हम लोग इरेडिकेट कर सकें, ठीक है। तो हम लोग सीधे बोलेंगे इरेडिकेशन सिंपल चीज़ नहीं है, इरेडिकेशन इज ए ऑल और नथिंग ऑल, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी बच गया तो वापस हो जाएगा, ठीक है। तो ओरल पोलियो वैक्सीन से इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन को करना होगा ताकि ये जो वेक्टर डेराइड पोलियो आ जाए वो सबसे हम लोग बच सके, ठीक है। हाँ, तो वेस्ट वाटर डिप्लोमेसी भी करना होगा, तो डिजिटल पब्लिक गुड को यूज करें ताकि क्रॉस बॉर्डर हेल्थ सिक्योरिटी मेंटेन हो। इसके बाद है लेप्रोसी, ठीक है। सो ये जो देखिए ये लेप्रोसी है, ठीक है। तो बेसिकली लेप्रोसी क्या है, कॉज्ड बाय स्लो ग्रोइंग माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया अफेक्टिंग स्किन, नर्व्स एंड रेस्पिरेटरी म्यूकोसा, ठीक है। तो इंडिया रिपोर्ट्स 57% ऑफ ग्लोबल लेप्रोसी केसेस, ठीक है। जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान है तो जीरो इंडिजिनस केस को एम कर रहा है बाय 2027। कॉन्टेक्स्ट क्या है,
हम लोग को एलिमिनेशन एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, तो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम से एलिमिनेट कब हो जाएगा, जब एक 10,000 केस में बस एक 10,000 में एक केस आए, तो इरेडिकेशन करना है। ठीक है, कैसे फैलाता है, तो ये आपका माइकोबैक्टीरियम लेप्रे है। ठीक है, जो बैक्टीरियल डिजीज है लेप्रोसी, तो मल्टी ड्रग थेरेपी है इसका। ठीक है, और इसके बाद ये सबसे पहले आपको समझना होगा कि लेप्रोसी छूने से फैलता है, तो सबसे पहले लेप्रोसी छूने से नहीं फैलता है। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी, तो ये सोशल अनटचेबिलिटी के साथ आता है, दो इट इज ए क्यूरेबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। ठीक है, ये आपको समझना होगा। इसके बाद निकुष्ट, कुष्ठ रोग जिसको बोलते हैं, वही लेप्रोसी है। डिजिटल पोर्टल फॉर रियल टाइम सर्विलेंस एंड ड्रग स्टॉक मैनेजमेंट। ठीक है, इसके बाद लेप्रोसी हैज बीन कंप्लीटली इरेडिकेटेड इन इंडिया एज ऑफ 2005। नहीं, इट वाज एलिमिनेटेड एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम बट इट इज स्टिल एंडेमिक है। ठीक है, तो लेप्रोसी इज ए हेरिडेटरी डिजीज ना, इट इज ए इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिजीज। ठीक है, तो लेप्रोसी इज नॉट ए मेडिकल प्रॉब्लम, इट इज ए ह्यूमन राइट्स क्राइसिस मास्ड एज ए डिजीज। इट इज ए ह्यूमन राइट क्राइसिस मास्ड एज ए डिजीज। ठीक है, तो एनएचआरसी का रिकमेंडेशन है टू यूज आइरिस स्कैन्स फॉर आधार एज नर्व डैमेज इन लेप्रोसी पेशेंट्स ऑफन डिस्ट्रॉय फिंगरप्रिंट्स। हाँ, तो ये भी है कि ये भी एक अच्छा एग्जांपल है कि जस्ट एक ही वे क्यों हो, इफ यू सी इन लेप्रोसी पेशेंट्स में ये फिंगरप्रिंट डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, तो एंडिंग द लेपर कॉलोनी कॉन्सेप्ट एंड इंटीग्रेटिंग पेशेंट इनटू जनरल हेल्थ केयर। लेपर, हाँ, सोशल इंटीग्रेशन, तो लेप्रोसी जहाँ हो वहाँ पे अनटचेबिलिटी का एक सीन आ जाता है। ठीक है, इसके बाद है एकांथिस निग्रिकन्स एंड अस्पार्टेम। तो एकांथिस निग्रिकन्स क्या है, एक आपका बोला जाए तो इंसुलिन रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आपका दिखेगा एज ए मार्कर। तो अस्पार्टेम क्या है, लो कैलोरी स्वीटनर है। ठीक है, अ, ठीक है, अस्पार्टेम क्या है, स्वीटनेस इंटेंसिटी को बढ़ाता है, कैलोरिक वैल्यू उसका कम रहता है। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज़ का प्रेडिकेटर है, सबसे पहले समझो। ठीक है, और अस्पार्टेम आपका 200 गुना स्वीटर है शुगर से। ठीक है, पर कैलोरीज बहुत कम डालता है। ठीक है, अस्पार्टेम का ये फायदा है। इसके बाद स्किन इन्फेक्शन है क्या, या ना, ये इन्फेक्शन नहीं है, इंटरनल इंसुलिन लेवल से लिंक्ड है। ठीक है, ये 0 कैलोरी स्वीटनर है क्या, हाँ, ये 4 किलो कैलोरी पर ग्राम देता है, बट इसका इंटेंसिटी इतना है कि इसका इफेक्टिव नियर जीरो रहता है। ठीक है, तो मेटाबॉलिक हेल्थ इज रिटन ऑन द स्किन, तो इज द डायग्नोस्टिक ब्रिज बिटवीन डर्मेटोलॉजी एंड इंडोक्रिनोलॉजी। ठीक है, स्कूल बेस्ड क्लीनिंग करा सकते हैं, तो अर्ली अर्ली टू डिटेक्ट चाइल्डहुड ओबेसिटी, प्री डायबिटीज, ये सब अर्ली हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो लाइफ स्टाइल डिजीज है। तो निपा रिमेन्स ए हाई मोर्टेलिटी जूनोटिक थ्रेट। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में मिला था निपा वायरस का। तो निपा वायरस को समझो, तो निपा वायरस कहाँ से आया, फ्रूट बैट से फैला है। ठीक है, तो इसके बाद बैट टू ह्यूमन है, ह्यूमन टू ह्यूमन भी है। ठीक है, अगर बैट कोई फल को खा गया, उसको आप खा लिए, तो खेला खत्म हो जाएगा। ह्यूमन टू ह्यूमन है। ठीक है, इसका कोई वैक्सीन अभी तक बना हुआ नहीं है। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड कितना, 45 दिन तक आपको रहेगा, क्योंकि बहुत दिन तक रहता है ये। ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन कम है, बट एक विकेट फर्टिलिटी रेट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके बाद ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है, अभी बना है, ये नहीं हो रहा है। ठीक है, तो निफा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस है। ठीक है, इसका कोई वैक्सीन नहीं है। ठीक है, तो आपको समझना होगा कि जो निफा है वो क्या है, ब्रोकन इकोलॉजी बाउंड्री का आउटकम है। ठीक है, तो आपको वन हेल्थ अप्रोच फिर दे दो कि जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट विद हेल्थ डिपार्टमेंट करेंगे कि जो बैट्स का कॉलोनीज है और जो फ्रूट पिकिंग प्रैक्टिस है उसको बहुत ध्यान से चुनिए। ठीक है, तो मोबाइल BSL-3 लेबोरेटरीज होना चाहिए, ताकि पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोसिस हो सके। ठीक है, हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाया जाए। ठीक है, हाँ, लेट्स नाउ अंडरस्टैंड फॉर इबोला। सो इबोला आउटब्रेक हो गया है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में, एंड ऑफिशियली दिसंबर 2025 में खत्म हो गया है। ठीक है, तो रैपिड एपिडेमिक रिस्पांस कैसे होता है, तो अभी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो में इबोला हो गया था। ठीक है, तो ये चीज़ के लिए बात है। तो अब हम लोग को जानना क्या है कि जूनोटिक स्पिलओवर कैसे होता है, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन क्या है, अफ्रीका में CDC कैसे काम करता है, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड ट्रांसमिशन, इसको नोस्कोमियल ट्रांसमिशन होता है। ठीक है, सबसे पहले इबोला को समझो, तो इबोला आपका फिलोविरिडे फैमिली से है। ठीक है, इबोला कैसे फैलता है, डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलेगा विथ इन्फेक्टेड ब्लड, ये एयरबोर्न डिजीज नहीं है कोविड 19 की तरह। तो इबोला के लिए आपको डायरेक्ट कांटेक्ट होना जरूरी है, सबसे पहला चीज।
जैसे निफा फैल रहा था वैसे इबोला भी फैलेगा आपका फ्रूट बैट से, नेचुरल होस्ट है उसका। और स्पिल ओवर अकर हुआ है पोर्क्यूपाइन से, तो पोर्क्यूपाइंस, नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स, फ्रूट बैट, सब इबोला का आदमी सब है, ठीक है। इबोला इज हाईली कॉन्टेजियस भी ना, ये बॉडी फ्लूइड से फैलता है, ठीक है। इसके बाद इट फर्स्ट डिस्कवर्ड इन वेस्ट अफ्रीका, फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1976 नियर द इबोला रिवर इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसलिए इसका नाम इबोला है। इबोला रिवर के सामने मिला था डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसलिए इसका नाम इबोला है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक ट्रैप क्या है? सजेस्टिंग दैट इट कैन बी ट्रीटेड विद ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, तो ये वायरल डिजीज है। इसका ट्रीटमेंट इन्वॉल्व करेगा सपोर्टिव केयर एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडी से, ठीक है। तो इबोला रिस्पॉन्स इज द फाइनल फ्रंटियर ऑफ द ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी वेयर सर्विलेंस इज द बेस्ट वैक्सीन, ठीक है। तो क्राइसिस मैनेजमेंट से कम्युनिटी एंगेजमेंट करना होगा, जिसकी वजह से डीआरसी इतना जल्दी कर पाया, ठीक है। तो नोस्कोमियल ट्रांसमिशन जो है, ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का गैप दिखाता है डेवलपिंग नेशन में, तो वन हेल्थ अप्रोच लेके चलना होगा, ठीक है। क्या बोलेंगे कि इबोला आपका निपा का तो है नहीं, इबोला भी आपका वायरल डिजीज है, तो डायरेक्ट इसका एंटीबायोटिक से तो इलाज होगा ही नहीं ना, तो आपको सपोर्टिव केयर ये सब करना होगा, ठीक है। हाँ, हो गया। इसके बाद आपका स्क्रब टाइफस, स्क्रब टाइफस है, तो स्क्रब टाइफस आपका एग्रीकल्चर डिजीज है, तो अर्बन पेरी अर्बन एरिया में भी अब फैल रहा है, जैसे आंध्र प्रदेश तमिलनाडु में केस मिल रहा है स्क्रब टाइफस का। तो स्क्रब टाइफस का क्या दिक्कत है? तो स्क्रब टाइफस आपका बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। ये जो चिगर्स करके जो लार्वा माइट्स होता है ऐसे करके, जो दीमक टाइप होता है, ये इससे फैलता है। एक आपको एस्चर दिखेगा काटा हुआ जगह में, ठीक है। तो बैक्टीरियल डिजीज है और इन्फेक्टेड चिगर से फैलेगा। वैक्सीन इसका नहीं है, बस इतना याद रखिए, ठीक है। इतना ही याद रहेगा, इससे ज़्यादा याद नहीं रहेगा। तो स्क्रब टाइफस हाई प्रोफाइल नेम नहीं है। और उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जरूरी है। रोडेंट कंट्रोल इन विलेजेस आर नाउ हेल्थ इंटरवेंशंस, बहुत जरूरी है भाई। रोडेंट कंट्रोल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ठीक है। दैट इन्फेक्शन रिस्क इज हायर इनसाइड द होम्स देन इन द फील्ड, साफ सफाई बहुत जरूरी है। एलिसा पीसीआर टेस्ट अवेलेबल एट ब्लॉक लेवल टू प्रिवेंट प्रिवेंटेबल डेथ्स। तो सिकल सेल एनीमिया को जानना जरूरी हो गया है। तो क्या क्या जानना है? तो सिकल सेल में क्या होगा कि आपका जो आरबीसी है वो क्रेसेंट शेप का हो जाएगा, ब्लड फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, ठीक है। ये पहला चीज। इसमें आपका बीटा ग्लोबुलिन जो जीन है उसमें म्यूटेशन हो जाता है, ठीक है। जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में आपका केस डिसेबिलिटी है उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी टेस्ट से पीसीआर बेस्ड टेस्ट हो रहा है इसके लिए, ठीक है। तो सिकल सेल जो डिजीज है वो फिजिकल कांटेक्ट से फैल रहा है या एयर से फैल रहा है, ठीक है। ये गलत है, जेनेटिक है, इनहेरिटेड हो रहा है, ठीक है। तो सिकल सेल डिजीज को 2030 तक एलिमिनेट करना है, नहीं, टारगेट 2047 का है, सिकल सेल डिजीज को खत्म करना है, ठीक है। इसके बाद ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज ए परमानेंट क्योर है, नहीं। इसका सिकल सेल डिजीज का थेरेपी क्या है? जीन थेरेपी है या बोन मेरो ट्रांसप्लांट है। ट्रांसफ्यूजन से मैनेजमेंट होगा, ठीक नहीं होगा, ठीक है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मैनेजमेंट होगा बट जीन थेरेपी से ही ठीक होगा, ठीक है। तो सिकल सेल मिशन इज नॉट ए हेल्थ टारगेट, इट इज ए मूवमेंट टू ब्रेक द जेनेटिक चेन ऑफ ट्राइबल इनइक्वालिटी। बात तो सही है, आपको सिकल सेल है तो आपको बच्चा को भी होगा, तो वो जेनेटिक चेन को रोकना होगा, ठीक है। यूज ऑफ स्टिग्मा स्केल इज द फर्स्ट इन द ग्लोबल हेल्थ एक्नॉलेजिंग दैट जेनेटिक डिजीज कैरी है सोशल बैगेज। बात तो सही है, तो जेनेटिक डिजीज पे काम करने का जरूरत है, बोलने का मतलब ये है। तो प्रिसीजन मेडिसिन का बात है, इंडिया डेवलपमेंट ऑफ पीसीआर बेस्ड टेस्ट एट, पीसीआर बेस्ड टेस्ट से क्या होगा कि आपको प्रिसीजन मेडिसिन हाई इन डायग्नोस्टिक करने में मदद मिलेगा, ठीक है। तो पीसीआर बेस्ड टेस्ट जो सीएसआईआर डेवलप कर रहा है वो जरूरी है, ठीक है। तो आभा आईडी से आप जोड़िए, तो आभा आईडी क्या है आपका? लाइफ लॉन्ग रिकॉर्ड है फॉर ट्राइबल पॉपुलेशन, माइग्रेटरी जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनके लिए आभा आईडी बन रहा है, ये चीज याद रखिए, ठीक है। इंडिया में सेकेंड हाईएस्ट ग्लोबल प्रेवलेंस है, इंडिया में सबसे ज्यादा सेकेंड हाईएस्ट केस है सिकल सेल का। फेलुडा इंडिजिनस डायग्नोस्टिक्स भी है फेलुडा टाइप से, ठीक है। और क्या कर सकते हैं हम लोग? कोविड का नया बेसिक बेसिक जो याद होना चाहिए, जो कोविड वायरस था वो डीएनए वायरस था, बोलेगा अगर कोई तो ना, वो आरएनए वायरस है। तो निपा वायरस भी सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। डीएनए ये कोविड सार्स कोव 2 जो था वो भी आरएनए वायरस था।
इसलिए वो इतना जल्दी रैपिड ये म्यूटेट हो रहा था। ठीक है। दे ऑफन शो हायर इम्यून इवेजन बट सिमिलर लो सिविरिटी देन डेल्टा। ठीक है। इसके बाद मीजल्स में आपको क्या क्या पता होना चाहिए। मीजल्स क्योंकि आपका यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में जुड़ा हुआ है, इसका हर्ड इम्यूनिटी का बात हो रहा है, और वैक्सीनेशन का क्या है मीजल्स का। ठीक है। तो ग्लोबल स्टैटिस्टिक्स क्या बोल रहा है कि 60 मिलियन लाइव बचा है सिंस 2000। ठीक है। कि इवन ए स्मॉल डिप इन कवरेज कैन लीड टू मैसिव आउटब्रेक्स। ठीक है। क्योंकि मिसल्स जो है वर्ल्ड मोस्ट कॉन्टेजियस ह्यूमन वायरस है। ठीक है। सो एक पर्सन 18 आदमी को ये कर सकता है, इसलिए वेरी हाई कॉन्टेजियस। तो 95% कवरेज है मिजल्स का, विथ 2 डोजेज इज रिक्वायर्ड फॉर हर्ड इम्यूनिटी। 2 डोज चाहिए मिजल्स का। मीजल्स का वैक्सीन 1963 में ही बन गया था। इंडिया में जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम था 1974 में आ गया था। ठीक है। तो अगर एक डोज से आपको प्रोटेक्शन मिलेगा, नहीं, 2 डोज चाहिए, इससे आपको 97% प्रोटेक्शन मिलेगा, हर्ड इम्यूनिटी मिलेगा। ठीक है। मीजल्स जो है 12 टाइम्स कॉन्टेजियस है फ्लू से। ठीक है। इसके बाद क्या है, आपको बोलना होगा कि मिस इन्फॉर्मेशन इज द सेकेंड पैथोजन दैट प्रिवेंट्स रीचिंग द 25% 95% थ्रेशोल्ड। तो वैक्सीन हेजिडेंट होता है बहुत लोग, तो मिस इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो ए सेकंड पैथोजन, ये लिख सकते हैं हम लोग। पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट है। ठीक है। तो $2 पर चाइल्ड, तो मीजल्स वैक्सीन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव इकोनॉमिक स्टेबलाइजर्स है। बहुत अच्छा है मीजल्स वैक्सीन। हाँ, इसके बाद समझना है हमको मासल मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीयोटोटिक लिवर डिजीज। ठीक है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज जिसको बोलते हैं, नाफल्ड। ठीक है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, तो 40% इंडियंस को अफेक्ट कर रहा है, तो 30% ग्लोबल एवरेज है, तो इंडिया में ज़्यादा है नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर। ठीक है। एसिम्प्टोटिक है, दिक्कत कहाँ है, क्योंकि एसिम्प्टोटिक है जब तक आपका लीवर फेलियर में ना आ जाए। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, तो फैटी लिवर भी दिक्कत का बात है। ठीक है। तो 53% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन अनडायग्नोज्ड है, क्योंकि इसका सिम्टम्स दिखता नहीं है। ठीक है। प्रोग्रेशन क्या है, तो ऐसे नॉर्मली दिक्कत नहीं होगा। बहुत जन हेपेटाइटिस में चला जाएगा, बहुत जन को क्रियोसिस हो जाएगा 25 साल में, ये सब जानने का नहीं है। डायग्नोस्टिक क्या है, अल्ट्रासाउंड हर 6 महीने पे करना होगा। ऐसे ऐसे करके डायग्नोस्टिक है इसका आपका नॉन फैटी नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर का। ठीक है। इसके बाद जो आपका एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन से आपका MASLD होता है, तो हम लोग बोलेंगे नहीं, ये नॉन अल्कोहलिक कंडीशन है, ये ओबेसिटी या टाइप 2 डायबिटीज से होता है। समझा, आपको ओबेसिटी है, टाइप 2 डायबिटीज है, तो आपका नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर हो जाएगा। ठीक है। तो जॉन्डिस जो है इज यूजुअली ए लेट साइन। ठीक है। अर्ली साइंस आर जस्ट फैटिग और माइल्ड पेन। ठीक है। जॉन्डिस लेट साइन है, अर्ली साइंस आपका फैटिग और माइल्ड पेन है। ठीक है। हाँ, डाइट एंड वेट रिडक्शन आर बोथ प्राइमरी कॉज एंड क्योर। ठीक है, बहुत जरूरी है फैटी लिवर से बचने के लिए। द लीवर इज द बॉडीज मेटाबॉलिक वेयर हाउस, यदि सिस्टमिक ओवर सोकिंग हो गया तब। ठीक है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज टू MASLD इज a semantic evolution that reduces stigma and focuses on metabolic health। ठीक है। अल्ट्रासाउंड क्योर है इसका, 6 6 महीना पे आपको अल्ट्रासाउंड कराना होगा, या आपको नॉन इन्वेसिव फाइब्रो स्कैन कराना होगा 1 3 साल में। ठीक है। तो नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज को ही रीब्रांड कर दिया है। ठीक है। तो मेटाबॉलिक डिसफंक्शन एसोसिएटेड स्टीयोटेटिक लिवर डिजीज, नाम बस चेंज कर दिया है कि क्योंकि आपका मेटाबॉलिक डिसफंक्शन है, इसकी वजह से आपको लिवर का डिजीज हुआ है, ना कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज। तो लेट्स टॉक अबाउट ओरल बैक्टीरिया। तो द ब्रिडन्स स्ट्रेप्टोकोकी, जो ओरल बैक्टीरिया है, ब्रिडन्स स्ट्रेप्टोकोकी, तो हैव बीन फाउंड इन 42% ऑफ कोरोनरी आर्टरीज। ओके। सो क्या कर रहा है वो, एक बायोफिल्म्स बना दे रहा है within the atherosclerotic plaques which eventually trigger ruptures leading to fatal heart attacks। अरे बाप रे बाप। बायोफिल्म्स क्या है, बायोफिल्म्स है क्लस्टर ऑफ बैक्टीरिया जिसके वजह से एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जा रहा है एंड इम्यून क्लियरेंस मेकिंग देम डिफिकल्ट टू ट्रीट। ठीक है।
तो शिफ्टिंग ऑफ बायोफिल्म्स टू द आउटर प्लेक लेयर एक्टिवेट्स TLR2 causing inflammation that ruptures the plaque। ठीक है। ओरल बायोबर्डन कैन बी मेजर्ड बी रिस्क फैक्टर प्रिवेंटिव पेनिसिलिन इज ए प्रपोज इंटरवेंशन। ठीक है। कि जो व्रिडियन स्ट्रेप्टोकोकी ये वायरल डिजीज है ना, बैक्टीरियल डिजीज है। ठीक है। सजेस्टिंग that previous studies on pneumonia or ulcer bacteria had provided a direct link to plaque rupture. Those were linked to plaques but do not rupture। Okay, जो अल्सर बैक्टीरिया था, निमोनिया बैक्टीरिया था। ठीक है। एंटीबायोटिक ट्रिप क्या है? Stating that standard oral antibiotics have been successful in treating coronary disease in large trials. Previous large trials with antibiotics have failed due to biofilm resistance। ठीक है। तो माउथ इज द गेटवे टू हार्ट, ओरल हेल्थ इज ए कार्डियोवास्कुलर सिक्योरिटी। ठीक है। रोल ऑफ TLR2 क्या है कि बॉडीज का इम्यून सिस्टम कैन बी ट्रिग्ड इनटू कॉजिंग ए हार्ट अटैक बाय बैक्टीरियल प्रेजेंस। ये भी देखने वाला बात है। ठीक है। डेंटल केयर और कार्डियोलॉजी में कन्वर्जेंस है। तो क्या हुआ होगा कि ये जो बैक्टीरिया है स्ट्रेप्टोकोकी, जो ओरल बैक्टीरिया है, अब तुम इसको अंदर ले लिया। ठीक है। अब ये क्या करेगा? बायोफिल्म्स बनाएगा। ठीक है। और अल्टीमेटली ये रप्चर क्रिएट करेगा हार्ट अटैक का। ठीक है। ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लैक्स क्या है? डिपॉजिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल, फैट, कैल्शियम, इन्फ्लेमेटरी सेल्स आर्टरी वॉल में। ठीक है। जो इसको नैरो कर देगा। बहुत सिंपल सा है। तो स्ट्रेप्टोकोकी विरिडियंस को याद रखो। और मतलब अब क्या ही करना है, ब्रश करो भाई, बहुत जरूरी हो गया, अब रात में ब्रश करना होगा। ठीक है। इसके बाद अल्जाइमर्स प्लेग के बारे में पढ़ा जाए। हाँ, तो अल्जाइमर में आपको क्या समझना है? तो जो पुर्ड्यू यूनिवर्सिटी है वो क्या है, आइडेंटिफाई किया कि जो फैट मेटाबॉलिज्म है इन माइक्रोगिलिया, ओके, ये अल्जाइमर होता है इससे। ठीक है। तो जो ए बीटा और टाउ प्रोटीन्स है वो न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करता है विद द प्रोसेस स्टार्टिंग डिकेड्स बिफोर। जो न्यूरॉन्स डिस्ट्रॉय हो जाता है अल्जाइमर्स में, बेसिक ये है। तो न्यूरो डिजेनरेटिव डिसऑर्डर्स है आपका अल्जाइमर्स। ठीक है। अब इंजाइम्स का क्या है मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में? तो ये प्रोटीन्स जो कि न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करता है, इसको हटाओगे, यही है, यही होगा। तो अल्जाइमर में क्या है, माइक्रोगिलिया होता है एक। ये ए बीटा जो प्रोटीन्स है उसको वहां से हटाता नहीं है। क्यों नहीं हटा पाता है? क्योंकि जो ए बीटा प्रोटीन्स है वो वहां पे ब्लोट हो गया है विथ लिपिड ड्रॉपलेट्स। ठीक है। अब ये जो DGAT2 एंजाइम है, ठीक है, ये क्या करेगा? ये जो फ्री फैटी एसिड है इसको ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल में चेंज कर देगा, जो कि इस ड्रॉपलेट्स में स्टोर्ड है। ठीक है। तो डिस्ट्रक्शन टाइमलाइन क्या है? बिगिंस डिकेड बिफोर कॉग्निटिव डिक्लाइन बिकम्स अपरेंट। ठीक है। ये भी समझना होगा। ठीक है। इसके बाद सजेस्टिंग एक क्योर परमानेंट फॉर अल्जाइमर एग्जिस्ट। तो क्योर, कोई क्योर नहीं है, ट्रीटमेंट्स ओनली स्लो सिम्टम्स करेगा। ठीक है। इसके बाद आपको ए बीटा और टाउ, तो दोनों ही पॉजिटिव एजेंट्स है। तो ए बीटा प्लैक बनाएगा, टाउ टेंगल्स बनाएगा। यही है बेसिक। ए बीटा और प्रोटीन ये लोग क्या करेगा, न्यूरॉन डिस्ट्रक्टिव है, यही है। तो माइक्रोगिलिया न्यूरॉन्स है ना, वो इम्यून सेल्स है ब्रेन का, माइक्रोगिलिया। तो माइक्रोगिलिया इम्यून सेल है जो कि ए बीटा और टाउ प्रोटीन्स को हटा नहीं पा रहा, जो कि आपका न्यूरॉन्स को डैमेज कर रहा है। बेसिक ये समझिए। ठीक है। इसके बाद टारगेटिंग DGAT2 एंजाइम्स ऑफर है मेटाबॉलिक पाथवे टू ट्रीट न्यूरोलॉजिकल डिजीज। तो ये जो DGAT2 एंजाइम्स है उसको हम लोग को टारगेट करना होगा। ये जो DGAT2 एंजाइम है इसको बस याद रखिए कि जो फैटी एसिड है इसको ट्राइग्लिसरॉल में चेंज करेगा। ठीक है। इतना ही याद रहेगा, इससे ज्यादा याद नहीं रहेगा। कोलेरा है, कोलेरा जाजपुर उड़ीसा में कोलेरा आउटब्रेक हो गया है। तो कोलेरा से याद रखना है वाटर बोर्न डिजीज है सबसे पहले। अब कोलेरा का एक लक्षण है कि डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि टॉक्सिन जो है इलेक्ट्रोलाइट लॉस होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो कोलेरा में आपको बहुत प्यास लगेगा, क्योंकि जो कोलेरा में जो टॉक्सिन होता है वो इलेक्ट्रोलाइट लॉस करता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, सबसे पहला चीज। ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीज है और मैकेनिज्म ऑफ बैक्टीरियल टॉक्सिन देखना होगा क्या क्या काम करता है। ठीक है। तो एक विब्रियो कोलेरा है। ठीक है। इसका पॉजिटिव एजेंट बैक्टीरियल डिजीज है। स्मॉल इंटेस्टाइन का दिमाग खराब होगा इसमें, आंख सनकेन आइज होगा, मसल क्रैम्प होगा,
ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस का क्रिटिकल इंडिकेटर है। आँख ये हो जाएगा, संक हो जाएगा, आपका मसल में क्रैम्प आएगा। हेल्दी इंडिविजुअल क्या है? सजेस्टिंग ए कोलेरा इज ओनली फेटल टू दोज हु हैव प्री एक्जिस्टिंग कंडीशन ना, इट कैन बी फेटल टू प्रीवियसली हेल्दी इंडिविजुअल विद इन आवर इफ अनट्रीटेड। बाप रे! तो एसिम्प्टोटिक इंडिविजुअल्स कैन स्प्रेड थ्रू स्टूल कंटामिनेशन। ठीक है। केवल सिम्प्टोटिक पेशेंट ही स्प्रेड करेगा डिजीज? नहीं, एसिम्प्टोटिक भी डिजीज स्प्रेड कर सकता है कोलेरा का, ये चीज ध्यान देना होगा। तो वाटर का है बाबू दिक्कत, तो हाउस होल्ड एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं होगा तो कोलेरा वगैरह हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगा। ठीक है। वेयर पाइप प्रेशर ड्रॉप अलाउ सीपेज, इंटरमीडिएट वाटर सप्लाई, वेयर पाइप प्रेशर ड्रॉप्स अलाउ सीपेज। तो हम लोग क्या बोलेंगे? जल जीवन मिशन से कोलेरा को जोड़ेंगे कि सक्सेसफुल इंफ्रास्ट्रक्चर मस्ट बी बैक्ड बाय वाटर क्वालिटी मॉनिटरिंग। ठीक है। क्रैम्ड मसल, तो क्रैम मसल क्रैम्स क्या है? सडन इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शंस है। ठीक है। While common, their frequency is often linked to underlying mineral deficiency or chronic condition like diabetes or and thyroid problems. ठीक है। तो आपको क्या समझना है इसमें? डिहाइड्रेशन की वजह से, लो पोटेशियम या मैग्नीशियम की वजह से आपका मसल में क्रैम्प्स आता है, ये चीज याद रखिए। ठीक है। मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स भी आएगा। तो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स में क्या होता है कि हार्मोन ड्रिवन यूट्रिन कॉन्ट्रैक्शंस होगा, तो एक कॉन्ट्रैक्शंस वो आपका डिहाइड्रेशन की वजह से, एंड स्टोमक क्रैम्प्स। ठीक है। तो डायबिटिक पीपल, थायराइड और किडनी डिजीज हो सकता है। ठीक है। तो क्रैम्प्स आर ओनली हैपन ड्यूरिंग हेवी एक्सरसाइज ना, दे कैन हैपन व्हेन मसल सेल्स आर स्ट्रेस्ड इवन ड्यूरिंग रेस्ट स्लीप। ठीक है। तो क्रैम्प्स को प्रिवेंट करने के लिए पोटेशियम और मैग्नीशियम आर द की इलेक्ट्रोलाइट प्लेयर्स। ठीक है। क्रैम्प इज ए बॉडी शॉर्ट सर्किट सिग्नल ऑफ बायोकेमिकल एग्जॉशन। ठीक है। Chronic cramping in the elderly will be treated by diagnostic proxy for metabolic disorders like hypnothyroidism or early stage kidney dysfunction। ठीक है। हाँ, तो क्रॉनिक वेनस इनसफिशियंसी ये क्या है? ये बेसिकली आपका लैग का जो वेन्स है ना, ब्लड वापस हार्ट में भेजता है। ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो लेग का वेन्स है वो हार्ट में नहीं भेज पा रहा, तो वहाँ पुल हो गया। तो 60% हायर रिस्क है ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर डिजीज का। ठीक है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम आपका एजिंग पॉपुलेशन में वो दिक्कत है। ठीक है। तो आर्टरीज में क्या है? आर्टरीज थिक वॉल्ड है क्योंकि वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाता है। वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड वाल्व से। ठीक है। डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड इज लिंक विथ लॉन्ग टर्म मोबिलिटी। ठीक है। इसके बाद डोपलर अल्ट्रासाउंड। ठीक है। तो आर्टरीज के पास थिक मस्कुलर लेयर है टू पंप ब्लड। वेन्स like this rely on one way valves and skeletal muscle contractions to push blood for upward। ठीक है। तो मसल किस में है? मस्कुलर लेयर आर्टरीज के पास है क्योंकि वो ब्लड पंप करता है। ठीक है। वेन्स के पास नहीं है, वेन्स रिलाई ऑन वन वे वाल्व। ठीक है। और उसके पास स्केलेटल मसल है, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड को पुश करता है। ठीक है। वेन्स जो है क्लोजर है स्किन सरफेस के, और आर्टरीज जो है मसल्स के अंदर होता है। ठीक है। एक्सेप्ट एट पल्स पॉइंट। ठीक है। वहां पे आर्टरीज भी है। ठीक है। तो ट्रीटमेंट क्या है आपका? आ, जो आपका लेजर एब्लेशन से क्या होगा कि जो डैमेज्ड वेन्स है, आ, और वेन ग्लू, ये आपका इलाज है। ठीक है। क्या बोल रहा है कि सारे ही आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है? नहीं, पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, जबकि जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ठीक है। वेन्स आर थिकर देन आर्टरीज बिकॉज दे हैव टू फाइट ग्रेविटी? नहीं, आर्टरीज आर थिकर बिकॉज दे हैव टू विथस्टैंड हाई प्रेशर फ्रॉम द हार्ट। ठीक है। बेसिक है। अब सीवीआई क्या है? सीवीआई पेशेंट्स जिसका लेग इश्यू है आर 60% मोर लाइकली टू हैव हिडन हार्ट डिजीज, ये समझने वाला बात है। ठीक है। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल, डेस्क जॉब्स, जो सीवीआई है एक लाइफस्टाइल ऑक्यूपेशनल हैजर्ड बना रहा है। ठीक है। तो वर्क प्लेस अर्गोनॉमिक्स को ध्यान दो। ठीक है। रेयर डिजीज और नेशनल पॉलिसी क्या है? रेयर डिजीज का, रेयर डिजीज क्या है? बहुत स्मॉल नंबर ऑफ पीपल इम्पैक्ट हो रहा है। ठीक है। तो इंडोगेमी की वजह से प्रिजर्व्स जेनेटिक म्यूटेशंस लीडिंग टू हायर प्रिवलेंस। तो
एंडोगेमी की वजह से क्या हो रहा है, जेनेटिक म्यूटेशन प्रिजर्व हो रहा है। ये चीज देखने वाला बात है, ठीक है। तो एनपीआरडी 2021 क्या बोल रहा है, ग्रुप 1 वर्सेस ग्रुप 2 वर्सेस ग्रुप 3। तो ये हाई जो आपका ये वाला है रेयर डिजीज उसका टाइप है। ग्रुप 1 हो गया कि वन टाइम ट्रीटमेंट, ग्रुप 2 हो गया कि लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट होगा, ग्रुप 3 हो गया हाई कॉस्ट है, ठीक है। तो देयर इज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रेयर डिजीज है, 12 ही है इंडिया में। क्राउड फंडिंग ही है टूल फॉर सोशल हेल्थ फाइनेंसिंग, ठीक है। तो 80% जो रेयर रेयर डिजीज है वो जेनेटिक है। 30% ऑफ द चिल्ड्रन डू नॉट सर्वाइव बियॉन्ड एज 5, ठीक है। तो नेशनल रजिस्ट्री का लेक है टू इन इन एक्यूरेट डेटा है, ठीक है। प्री मैरिटल काउंसलिंग, तो साइंटिस्ट अर्ज कर रहा है टू जेनेटिक कैरियर्स नॉट टू मैरी विद द सेम म्यूटेशन पूल्स। सो रेयर डिजीज है, ऑर्फन डिजीज है, मार्केट उसको प्रॉफिटेबल फाइंड नहीं कर रहा है। ओनली द स्टेट कैन प्रोवाइड देम होम, ओके। सो अफोर्डेबल थेरेपीज नहीं है, तो क्राउड फंडिंग बहुत कम होता है, और एंडोगेमी एज ए हेल्थ रिस्क, ठीक है। तो हेमोफीलिया एंड द डायग्नोस्टिक गैप, तो हेमोफीलिया इज एन इनहेरिटेड ब्लीडिंग डिसऑर्डर। तो डिफिशियंसी ऑफ फैक्टर 8 फॉर टाइप ए। तो हेमोफीलिया क्या है, तो 1.5 लाख पेशेंट में से 20,000 ही डायग्नोज हो पाता है, ठीक है। तो आपको समझना होगा कि हर 10,000 में से एक को हेमोफीलिया है। तो जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में है, तो जो 21 डिजीज है उसमें सिकल सेल डिजीज हेमोफीलिया भी है, ठीक है। हेमोफीलिया का टाइप ए सबसे कॉमन है, ये फैक्टर 8 के डिफिशियंसी से होता है, ठीक है। तो अब कोई बोलेगा हेमोफीलिया क्या है, ये इनहेरिटेड है, ठीक है। तो हाउएवर पेशेंट्स रिक्वायर सेफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से नहीं फैलता है हेमोफीलिया, ये भी समझना है, ठीक है। तो इसमें एक है प्रोफिलिक्सिस इज ए क्यूरेटिव ट्रीटमेंट दैट एलिमिनेट्स द डिजीज परमानेंटली ना। तो जो ये प्रिवेंटिव मेजर है प्रोफिलेक्सिस, ये क्या करेगा, इट प्रिवेंट्स द ब्लीड्स बट डज नॉट क्योर द जेनेटिक म्यूटेशन, ओके। हेमोफीलिया में क्या होता है, यूजुअली इनहेरिटेड जेनेटिक डिसऑर्डर जिसमें ब्लड क्लॉट नहीं होता है, जिसमें क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं है, जो टाइप ए फैक्टर 8 है वो क्लोटिंग फैक्टर है, उसके नहीं होने के कारण ये होता है, ठीक है। हाँ, तो प्रोफिलेक्सिस से क्या होगा कि ब्लीड तो रुक जाएगा बट ये क्योर नहीं है, ठीक है। तो हेमोफीलिया केयर इज डिफरेंट, डिफरेंस बिटवीन द लाइफ ऑफ डिसेबिलिटी एंड लाइफ ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये बोल सकते हैं हम लोग। तो डायग्नोस्टिक गैप है, मीन्स थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन आर डाइंग, मीन्स 1.3 लाख अनडायग्नोज्ड है आदमी सब, मीन्स थाउजेंड्स ऑफ चिल्ड्रन आर डाइंग फ्रॉम प्रिवेंटेबल इंटरनल ब्लीड्स, ठीक है। इंटरनल ब्लीड से ही मर गया क्योंकि उसको हेमोफीलिया था। तो non-factor therapies can revolutionize the rural care where cold chain for factors is missing। इसके बाद समझना है थैलेसीमिया को, ठीक है। थैलेसीमिया क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव ब्लड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है थैलेसीमिया में कि बॉडी जो है हीमोग्लोबिन इनफ प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन बिल है कि एक नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी बनाएंगे टू ब्लड सप्लाई चेन को स्टैंडर्डाइज करने के लिए, ठीक है। दो टाइप का अल्फा वर्सेस बीटा थैलेसीमिया है, ठीक है। उसके बाद थैलेसीमिया बाल सेवा योजना और हेमोग्लोबिन ई पता होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बोलना होगा 3 से 4% इंडियंस आर कैरियर्स अप टू 40% इन सर्टेन ट्राइबल कम्युनिटीज, ठीक है। थैलेसीमिया है, ठीक है। ट्राइबल में ज़्यादा है थैलेसीमिया। इनहेरिटेंस कब होगा, जब दोनों ही पेरेंट्स कैरियर होंगे थैलेसीमिया का, तो आपका बच्चा का भी हो जाएगा, ठीक है। The bill seeks to mandate registration of all blood centers and strictly penalize unsafe practices। रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑल ब्लड सेंटर्स का रजिस्टर हो, ठीक है। इसके बाद क्या है थैलेसीमिया मेजर, कुलीज एनीमिया जिसको बोलते हैं थैलेसीमिया को, ठीक है। कुलीज एनीमिया कैसे ठीक हो जाएगा, ये पेशेंट्स जो कि आयरन ओवरलोड से सफर होते हैं ड्यू टू फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन एंड रिक्वायर सेलेशन थेरेपी टू रिमूव आयरन। तो थैलेसीमिया मेजर जो कुलीज एनोमिया एनीमिया है, कुलीज एनोमिया कैसे होता है, ये आयरन ओवरलोड के कारण हो जाता है, ठीक है। अब आयरन ओवरलोड के कारण क्या होगा, आपको चिलेशन थेरेपी चाहिए जिससे वो आयरन हटे, ठीक है।
नेशनल ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ना, ऐसा स्टेट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। ट्राइबल पैराडॉक्स है कि जो थैलेसीमिया है ट्राइबल में ज़्यादा है, ठीक है। तो जेनेटिक टेस्टिंग हो बिफोर मैरिज टू स्टॉप 10,000 से 12,000 एनुअल न्यू केस ना बने, ठीक है। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है आपका 2016 का, एक डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है जो कि यूएनसीपीआरडी का ओब्लिगेशन से बना है, ठीक है। 7 से डिसेबिलिटी 21 हो गया है, 4% वर्टिकल रिजर्वेशन दिया है। 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है। थीम है इसका फोस्टरिंग डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सोसाइटी बनाना, ठीक है। विजिबल और इनविजिबल डिसेबिलिटी क्या होता है? तो विजिबल डिसेबिलिटी को रिजर्वेशन में प्रायोरिटी मिलता है, बट वी नीड टू सी द इनविजिबल डिसेबिलिटी ऑल्सो, जैसे सिकल सेल एनीमिया को भी थोड़ा हटा दिया था ये लोग। तो ब्लड डिसऑर्डर है जैसे हेमोफीलिया, थैलेसीमिया, सिकल सेल एनीमिया, ये तीनों ही आपका स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी में है, ठीक है। हेमोफीलिया में क्या होगा? क्लोटिंग नहीं होगा। थैलेसीमिया में क्या होगा? हेमोग्लोबिन नहीं बन रहा है। सिकल सेल में आपका हेमोग्लोबिन अलग शेप ले लिया है, ठीक है। तो इंटाइटलमेंट्स आर लिमिटेड टू बेंचमार्क डिसेबिलिटी, 40% और अबव है उसी को रिजर्वेशन मिलेगा, ठीक है। तो जो 1995 का एक्ट है, इट वाज बेस्ड ऑन द एशियन एंड पैसिफिक रीजन प्रोक्लेमेशन। 2016 जो है यूएन कन्वेंशन पे बेस्ड है, ठीक है। The reservation for PWD in government jobs was introduced for the first time by the 2016 Act, ठीक है। तो पीडब्ल्यूडी को रिजर्वेशन 2016 से मिला ना, ऐसा नहीं है। 1995 के एक्ट में भी था आपका रिजर्वेशन, बट 2016 उसको 3% से 4% कर दिया, ठीक है। तो थैलेसीमिया और हेमोफीलिया जो है डिसेबिलिटी के अंदर आता है, ये चीज याद रखना है। तो डिसेबिलिटी इज नॉट इनेबिलिटी, इट इज ए इंटरेक्शन बिटवीन ए इंडिविजुअल इन एन इनएक्सेसिबल एनवायरनमेंट। एकदम भारी कोट है, इसको लिख देना है कहीं भी डिसेबिलिटी वाला है कि क्या है डिसेबिलिटी। इट इज ए इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड एन इनएक्सेसिबल एनवायरनमेंट, ठीक है। इनविंसिबल डिसेबिलिटीज तो हेमोफीलिया हो गया जो कि इंटरनल डैमेज करता है। स्टेट मस्ट इंश्योर रिजर्वेशन प्रायोरिटी डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट दोज विदाउट विजिबल सिम्टम्स, ये आपको बोलना होगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एनीमिया का। सबसे पहले एनीमिया एक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है, क्यों? क्योंकि 57% ऑफ इंडियन वुमेन एनीमिक है, ठीक है। तो ओरल आयरन जो स्ट्रेटजी है ये फेल हो रहा है ड्यू टू द साइड इफेक्ट्स एंड पुअर एब्जॉर्प्शन। इसके वजह से क्या हो रहा है? एडॉप्शन ऑफ 4 FCM जिसको बोलते हैं, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज फॉर रैपिड करेक्शन। तो हम लोग समझते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और फिजियोलॉजिकल आउटकम्स में अंतर क्या है, आयरन फोलिक एसिड और IV4 FCM में क्या अंतर है, ठीक है। सबसे पहले एनीमिया जो है दिक्कत कब है? तो एनीमिक पेशेंट का पोस्ट पार्टम हेमरेज, ठीक है, जिसकी वजह से MMR होता है। तो एनीमिया कॉज है, मेजर कॉन्सेप्शन इज ए मेजर रिस्क। तो तो एनीमिया क्या है? सिर्फ आयरन का कमी को एनीमिया बोलेंगे? नहीं, विटामिन B12, थायराइड डिसऑर्डर्स एंड जेस्टेशनल डायबिटीज भी है आपको, तो एनीमिया हो सकता है, ठीक है। विटामिन B12 का कमी, थायराइड डिसऑर्डर्स, जेस्टेशनल फैक्टर्स, ठीक है। तो 4 FCM क्या है? एक सेफर फास्टर अल्टरनेटिव से ओरल पिल्स का फॉर ट्रीटिंग लॉन्ग स्टैंडिंग एनीमिया ड्यू टू ड्यूरिंग शॉर्ट प्रेगनेंसी विंडोज, ठीक है। सबसे पहले एनीमिया इन इंडिया एक्सक्लूसिवली आयरन डिफिशियंसी नहीं, 49% एनीमिया जो है विटामिन B12 के कमी होने से है, ठीक है। तो ओरल जो है आयरन फोलिक एसिड देने से ही टू ट्रीट सीवर एनीमिया इन द थर्ड ट्राइमेस्टर नहीं। जो 4 FCM करके है, इसका फुल फॉर्म क्या है? 4 FCM क्या है? फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज देना होगा आपको, ठीक है। इसका क्योंकि शॉर्ट टाइम रिमेनिंग फॉर करेक्शन, ठीक है। सो एड्रेसिंग एनीमिया रिक्वायर्स न्यूट्रिशनल कन्वर्जेंस। तो आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर क्या करेगा? हेल्थ विथ विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट जो न्यूट्रिशन को देख रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हेल्थ देखेगा, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट जो कि न्यूट्रिशन देख रहा है, और जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस जो कि थायराइड और एंडोक्रिन हेल्थ को देख रहा है, ठीक है। तो सबको देखना होगा, ठीक है।
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। तो 4 FCM क्या करेगा, पैसिव सप्लीमेंटेशन से एक्टिव क्लिनिकल इंटरवेंशन पे जाएगा, ठीक है। 4 FCM क्या है, इंजेक्शन है आपका, फेरिक कार्बोक्सी माल्टोज का इंजेक्शन देंगे प्रेगनेंसी या सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर पे, जब आपका आयरन लेवल्स बहुत घट रहा है, ठीक है। तो क्योंकि आयरन लेवल घटेगा तो हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन कम होगा, हेमोग्लोबिन प्रोडक्शन कम होगा तो हेमोफीलिया हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद प्राइमरी एमोबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, ये है ब्रेन ईटिंग एमीबा जिसको बोलते हैं, प्राइमरी एमोबिक मेनिंगो एन्जेफेलाइटिस, ठीक है। इससे होता है नेग्लेरिया फोलेरी से, ठीक है। तो एमीबा जो है वार्म फ्रेश वाटर में थ्राइव करता है, अप टू 46 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। तो अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है तो एमीबा का भी ये बढ़ रहा है, ठीक है। पैथोजन आइडेंटिफिकेशन, इट इज ए फ्री लिविंग एमीबा, नॉट ए वायरस और ए बैक्टीरिया, ठीक है। ये जो PAM है, एमोबिक मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, ये आपका फ्री लिविंग एमीबा है, ये वायरस या बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। और पोरस बोन जो है नियर द नोज, ये एंट्री पॉइंट है, ठीक है। क्रिबिरोफॉर्म प्लेट, ठीक है। तो पर्सन टू पर्सन नहीं जाएगा, ये नोज या ईयर से जाएगा स्विमिंग या बाथिंग के समय, ठीक है, पहला चीज। ग्लोबल फर्टिलिटी है 97% है, केरला 25% कर दिया थ्रू स्पेशल ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इन्वॉल्विंग ए ड्रग कॉम्बो, तो घटाया है, ठीक है। चिल्ड्रन का ज़्यादा रिस्क है क्योंकि उनका जो नोज वाला प्लेट है वो ज़्यादा पोरस है देन एडल्ट्स, ठीक है। हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज है नहीं, एमीबिक जो है और कॉन्टेजियस नहीं है, एमीबिक एंजेफेलाइटिस जो ब्रेन ईटिंग जो 2016 में रिपोर्ट हुआ था, नहीं 1971 में फर्स्ट टाइम रिपोर्ट हुआ है, केरला में फर्स्ट टाइम 2016 में हुआ है रिपोर्ट, ठीक है। तो हम लोग को समझना होगा, तो ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट से एमीबिक इंजेफेलाइटिस इनसे लिखेंगे तो अच्छा रहेगा ना। इसके बाद वन हेल्थ वाला है, ठीक है। इसके बाद लाइम डिजीज को समझो। हाँ, लाइम डिजीज फैल रहा है ब्लैक लेग टिक से, ठीक है। While famous globally via celebrities, it is increasingly relevant in India's Himalayan region due to forest encroachment, Lyme disease, ठीक है। कैसे फैल रहा है वो समझो। टिक जो है, ये जो ब्लैक लेग टिक है, आ, ये आपको अटैच होना होगा 36 से 48 घंटा से, तब आपको ये बैक्टीरिया ट्रांसमिट करेगा। तो 36 से 48 घंटे से डेली नहाइए भैया। सो टिक कैपेबल ऑफ ट्रांसमिशन, ये हिमालयन बेल्ट में फैला जाता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, फ्लू लाइक कंडीशन होगा बट क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल और जॉइंट प्रॉब्लम हो जाएगा। तो लाइम डिजीज किससे फैल रहा है, टिक से फैल रहा है, टेम्परेट और ग्रासलैंड एरिया में, ठीक है ना, हिमालयन एरिया में जो टेम्परेट और ग्रासलैंड एरिया में, ठीक है। इट इज इजिली ट्रीटेड विद एंटीबायोटिक्स इफ डायग्नोज अर्ली, ठीक है, ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है। तो जूनोटिक स्पिल ओवर इज नो लॉन्गर वेरी, इट इज न्यू, ठीक है। सब बेकार सेलिब्रिटी इफेक्ट, जस्टिन टिम्बरलेक हेल्प्स रिड्यूस द स्टिग्मा एंड इंक्रीजेस द हेल्थ लिटरेसी रिगार्डिंग टिक बॉर्न, जस्टिन। इसके बाद हार्ट अटैक और इमरजेंसी केयर का बात है, ठीक है। तो सडन हार्ट अटैक्स बिलो 45 इज ए मेजर गवर्नेंस शिफ्ट, तो ये नोटिफाइबल है, ठीक है। हाँ, तो गोल्डन आवर से प्लेटिनम 10 मिनट्स में शिफ्ट है, ठीक है। तो स्टेट के पास पावर है कि कोई भी स्पेसिफिक कंडीशन को रिपोर्ट करने का, टू मैंडेट द रिपोर्टिंग ऑफ स्पेसिफिक कंडीशन टू ट्रैक एपिडेमिक्स और ट्रेंड, ठीक है, स्टेट का पावर है, ठीक है। मोटर व्हीकल्स एक्ट के बारे में समझते हैं, इसके आगे चलते हैं, ठीक है। तो डेटा क्या शो कर रहा है कि जो 50% ऑफ हार्ट अटैक का जो पेशेंट है 40 साल से कम है, पहला चीज, ठीक है। 10 मिनट में हार्ट अटैक का हेल्प पहुंचना चाहिए, नॉट जस्ट एन एम्बुलेंस रीचिंग द स्पॉट, ठीक है। इसके बाद क्या है, जो इमरजेंसी मेडिकल केयर है वो आपका राइट टू लाइफ में इंक्लूड कीजिए, ठीक है। गोल्डन आवर क्या है, ये आपका क्रिटिकल फर्स्ट आवर है जब कोई ट्रॉमा या हार्ट अटैक आता है, जहाँ पे ट्रीटमेंट मोस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। इसके बाद है नोटिफिकेशन ऑफ ए हार्ट अटैक इज मैंडेटरी अक्रॉस ऑल इंडियन स्टेट, नहीं, ये स्टेट स्पेसिफिक इनिशिएटिव है, कर्नाटक में हो रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ इज ऑफन मेजर्ड इन मिनट्स नॉट माइल्स, ठीक है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एज ए प्रिसीजन सर्विलेंस है, ठीक है।
पब्लिक एक्सवाट एम्बुलेंस सर्विस जो है ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है हेल्थ केयर में, ठीक है। इसके बाद विटामिन डी डिफिशियंसी, तो हम लोग क्या बोलेंगे, बीइंग ए सन ड्रेंच्ड नेशन 40 से 90% इंडियंस विटामिन डी डिफिशियंट है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, न्यूरो डेवलपमेंटल इशू है, जो स्किज़ोफ्रेनिया है, एडीएचडी है, ऑटिज़्म है, ये सब हो सकता है आपका चिल्ड्रन में, ठीक है। और हेल्थ आउटकम क्या है, रिकेट्स हो सकता है, ओस्टियोमेलेसिया हो सकता है, ठीक है। हाँ, विटामिन डी का क्या काम है, कैल्शियम एब्जॉर्ब करना और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना विटामिन डी का काम है, ठीक है। तो 20% जो है ऑफ ओरली कंज्यूम्ड विटामिन डी इज एब्जॉर्ब्ड स्किन सिंथेसिस via सनलाइट इज प्राइमरी, तो सनलाइट में जाना जरूरी है, ठीक है। तो 20% जो विटामिन डी है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है। इसके बाद नियोनेटल विटामिन डी लेवल्स आर डिक्टेटेड बाय मैटरनल लेवल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। हाई लेवल्स आर लिंक्ड टू 18% लोअर रिस्क ऑफ हायर लेवल्स आर लिंक्ड टू 18% लोअर रिस्क ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया, तो अगर विटामिन डी सही है तो स्किज़ोफ्रेनिया कम होगा, ठीक है। प्राइमरी सोर्स क्या है, सन है और एनिमल प्रोडक्ट्स है लाइक फिश, एग, फोर्टिफाइड डेयरी, ये सब, ठीक है। दूध पिए, विटामिन डी बढ़ाएं। तो विटामिन डी डिफिशियंसी इज ओनली अ बोन हेल्थ इशू, नहीं, इट इज अ पार्ट ऑफ न्यूरो डेवलपमेंटल पजल, ठीक है। हाँ, सिर्फ बोन हेल्थ नहीं होगा भैया, आपका दिमाग कमजोर हो जाएगा, ठीक है। तो विटामिन डी इज द मिसिंग पीस ऑफ इंडियाज हिडन हंगर पजल, तो ये बोल सकते हैं। अर्बन लाइफस्टाइल have created a biological gap that only universal fortification can bridge, तो सनस्क्रीन, स्टेइंग इंडोर, तो ये क्या हुआ कि हम लोग को विटामिन डी को अब देना होगा अलग तरीके से, ठीक है। इसके बाद ये जीईआरडी, तो ये क्या है, गैस्ट्रोसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, जीईआरडी जो लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है जो 1 से 5 है ग्लोबली, ठीक है। मॉडर्न स्ट्रेस, सेडेंटरी हैबिट्स और अल्ट्रा प्रोसेस्ड डाइट्स हैं, ठीक है। तो ये ओइसोफेगल अल्सर्स होगा, स्ट्रिक्चर्स और प्री कैंसरस कंडीशन है, ठीक है। यूरोप में, एशिया में, इंडियन यूथ में हो रहा है आपका जीईआरडी फैल रहा है, ठीक है। लाइफ जीईआरडी लाइफस्टाइल मेडिसिन ठीक करना होगा। तो जीईआरडी क्या है, गेस्ट्रो लॉन्ग टर्म क्या ही है, ओसियोफेगल अल्सर्स, जीईआरडी। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड फॉर द हेपेटाइटिस ए वैक्सीन प्रायोरिटाइजेशन। सो एक्सपर्ट्स बोल रहा है कि हेपेटाइटिस ए को यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में डालो because it is becoming the cause of acute liver failure in India, especially among the adolescents. Okay, तो वैक्सीन पॉलिसी हम लोग को समझना होगा कि कैसे हम लोग किसी वैक्सीन को यूआईपी में डालते हैं, द इम्पैक्ट ऑफ इम्प्रूव्ड सैनिटेशन ऑन द एपिडेमियोलॉजिकल शिफ्ट, तो ठीक है। तो हेपेटाइटिस ए जो है, जो ये फैलता है आपका फेको ओरल रूट से फैलता है, आपको समझना होगा, कॉन्टामिनेटेड फूड वाटर से। तो 90 टू 95% प्रोटेक्शन मिल जाता है आपको, इम्यूनिटी 15 से 20 साल का है, ठीक है। तो अगर सैनिटेशन अच्छा होगा तो इट रिड्यूसेस अर्ली चाइल्डहुड एक्सपोजर, मेकिंग एडोलसेंट्स मोर वल्नरेबल टू सिवियर फॉर्म ऑफ डिजीज, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड एक्सपोजर कम होगा, ठीक है। तो क्या बोला जा रहा है, हेपेटाइटिस इज करेंटली ना, अभी तक इंक्लूड नहीं हुआ है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में, ठीक है। एंटीबायोटिक से ठीक नहीं हो रहा है, स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अभी तक है नहीं हेपेटाइटिस ए का, ठीक है। तो सपोर्टिव केयर से मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है। ये चीज़ समझो। तो इम्यूनाइजेशन इज ए डायनेमिक पॉलिसीज, इट मस्ट इवॉल्व विथ चेंजिंग डिजीज प्रोफाइल ऑफ पॉपुलेशन। तो हाइजीन इम्प्रूव करना होगा, can increase improved hygiene can sometimes increase the risk of severe adult infections by delaying the first exposure। ये चीज भी है, ठीक है। इसके बाद गट ब्रेन एक्सिस हम लोग को समझना होगा, वेयर द अनकंट्रोल्ड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स, ये क्या करेगा, गट माइक्रोबियोटा को खराब कर देगा। जो गट है दैट इज द सेकंड ब्रेन, समझ रहे हो,
एक बोलते हैं ना गट फीलिंग है, वाई गट दिस सेकेंड ब्रेन, बिकॉज इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस द न्यूरो ट्रांसमीटर्स लाइक सेरोटोनिन और डोपामीन। आपको ये समझना होगा वाई guts are cold. Why is gut feeling? Because gut serotonin dopamine. So active microbial resistance it is non-infectious consequence of antibiotic overuse से हो जाता है। हाँ, the role of vagus nerve in the gut brain connection, ठीक है, probiotics in Indian diet, ठीक है। तो माइक्रोबायोटा फंक्शन क्या है? मूड रेगुलेशन इन्फ्लुएंस करता है, स्लीप, स्ट्रेस रिस्पॉन्स, शॉर्ट चेन फैटी एसिड से करता है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक डिसरप्शन लिंक्ड है आपका एंजाइटी से, डिप्रेशन से, कॉग्निटिव डिक्लाइन से, ठीक है। इंडिया हाईएस्ट कंज्यूमर है एंटीबायोटिक का। तो गट ब्रेन एक्सिस है, टू वे है, टू वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। तो जो एंटीबायोटिक्स क्या करता है, जो इन बेनिफिशियल माइक्रोबायोटा है उसकी वजह से क्या होता है, डिसबायोसिस हो जाएगा, ठीक है। ओवर द काउंटर एक्सेस एंटीबायोटिक्स को रोकना होगा, ये चीज़ है। मेंटल हेल्थ गवर्नेंस एंड टेलीमानस, अब क्या है, तो सुप्रीम कोर्ट का एक केस है सुखदेव साहा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें क्या बोला गया कि हाँ, साहा वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश केस में कि मेंटल हेल्थ को फंडामेंटल राइट बोल दिया गया है आर्टिकल 21 के अंडर, ठीक है। तो इंडिया में मैसिव गैप है आपका, 1 लाख पीपल में 0.7 साइकियाट्रिस्ट है, ठीक है। तो टेली मानस एक है, तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, जो टेली मानस है एक फोर्स मल्टीप्लायर हो सकता है, एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट है 2017 का। और अब इसमें क्या-क्या है? टेलीमानस क्या है? इसका नोडल सेंटर है एनआईएम हैंस बेंगलुरु, ठीक है। टेक्निकल पार्टनर है ट्रिपल आईटी बैंगलोर, ठीक है। तो निमहंस बैंगलोर और ये मैंने टेलीमानस बनाया है। तो एनसीआरबी का डेटा है कि महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मध्य प्रदेश हाईएस्ट सुसाइड रेट्स है यहाँ पे। और बाकी फार्मर सुसाइड्स कम है, 6.3% ही फार्मर सुसाइड्स हैं, ठीक है। तो global WHO now includes complex PTSD and gaming disorder which are currently absent from Indian guidelines, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ जो है आपका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। WHO इसको जोड़ दिया है, जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है, पीटीएसडी, गेमिंग डिसऑर्डर है, जो अभी तक इंडियन गाइडलाइन से अलग है, ठीक है। हाँ, तो हम लोग को समझना होगा कि मेंटल हेल्थ केयर एक्ट क्या किया है, कि जो सुसाइड को डिक्रिमिनलाइज कर दिया है स्टेट, ताकि उसको केयर प्रोवाइड करे, मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 से, ठीक है। इसके बाद टेली मानस प्रोग्राम है, 767 डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है, डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के थ्रू, ठीक है। तो मेंटल हेल्थ इज द साइलेंट जीडीपी ड्रेन, विदाउट द हेल्दी माइंड द डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन बी डेमोग्राफिक डिजास्टर, ठीक है। Law provides for right to insurance. The ground reality remains focused on institutionalization rather than community care. ठीक है, implementation gap है, मतलब जो क्लाइमेट चेंज का है, हीट स्ट्रेस, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस, वुमेन को डिसप्रोपोर्शनेटली इम्पैक्ट कर रहा है। तो मेंटल हेल्थ पॉलिसी लाएंगे तो उसमें जेंडर बेसिस पे आपको सोचना होगा। साहा गाइडलाइंस क्या है, तो ये सुप्रीम कोर्ट का एंट्री ऑर्डर्स है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट और हॉस्टल्स को वो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेस जो क्राइसिस है उसको बचाने के लिए, ठीक है। हीट स्ट्रेस क्या है, क्लाइमेट चेंज जेंडर न्यूट्रल नहीं है। तो 70% वीमेन रिपोर्ट कर रही है रिप्रोडक्टिव और मेंस्ट्रुअल इश्यूज सच एज यूटीआईज और साइकिल डिसरप्शन ड्यूरिंग पीक हीट मंथ्स, ठीक है। तो क्लाइमेट जस्टिस, ऑक्यूपेशनल हेल्थ, ये सबको समझना होगा, ठीक है। क्या क्या सिम्टम्स हैं, फैटिक, डिजीनेस, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल डिस्कम्फर्ट है, ठीक है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, यूटीआईज हीट के समय। तो वीमेन का यूनिक मेंस्ट्रुअल साइकिल डिसरप्शन होता है ड्यू टू थर्मो रेगुलेशन डिफरेंसेस, ठीक है। क्लाइमेट एडेप्शन जेंडर लेंस से देखना होगा, ठीक है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिजीज क्या है, ऑटिज्म इज ए डेवलपमेंटल डिफरेंस, नॉट डिजीज। सबसे पहले तो ऑटिज्म को हम लोग कभी डिजीज नहीं बोलेंगे, ऑटिज्म इज ए डेवलपमेंटल डिफरेंस। सेकेंडरी एंड टर्शियरी प्रिवेंशन पे है, अर्ली डायग्नोसिस एंड सोशल सपोर्ट रेदर देन क्योर्स, ठीक है। तो एटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है ग्रुप ऑफ कंडीशन मार्क्ड बाय सोशल एंड कम्युनिकेशन चैलेंजेस। तो एएसडी जो है आपका सोशल और कम्युनिकेशन चैलेंजेस है, ठीक है। पेरेंटल एज, एयर पोल्यूशन, एएसडी, ठीक है।
तो देयर इज नो साइंटिफिक एविडेंस लिंकिंग चाइल्डहुड वैक्सीन्स टू ऑटिज्म, ठीक है। इसके बाद यूजुअली डिटेक्टेड इन अर्ली चाइल्डहुड बट डायग्नोसिस कैन अकर मच लेटर, ठीक है। जेनेटिक और एनवायरनमेंट फैक्टर से एएसडी हो जाता है। तो ऑटिज्म एक न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, ठीक है, न्यूरो डेवलपमेंटल कंडीशन है, ठीक है। मल्टीपल एनवायरमेंटल एक्सपोजर की वजह से होता है ऑटिज्म, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि मेडिकल मॉडल से सोशल मॉडल, मेडिकल मॉडल मतलब कि ये गलत चीज़ है, इसको ठीक करो, कंपेयर टू सोशल मॉडल, जो कि डिफरेंट वे है ऑफ ए बीइंग, मतलब इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पीसीज और ए पर्सन और हु इज लाइक दे आर ऑफ देयर ओन काइंड ऑफ डिसेबिलिटी, ठीक है। लेट्स अंडरस्टैंड, गोनोरिया केवल सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं है, इज अ हाई प्रायोरिटी पैथोजन। सो क्यों? क्योंकि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की वजह से जब जो गोनोरिया का ड्रग से काम नहीं कर रहा, ठीक है, तो इसका पैथोजन क्या है? नेइसेरिया गोनोरिया, ठीक है। तो इसका जो ड्रग्स है टारगेट डिफरेंट बैक्टीरियल पाथवेज टू बाईपास टू बाईपास एग्जिस्टिंग रेजिस्टेंस, ठीक है। हाई प्रायोरिटी पैथोजन का लिस्ट में है। तो बैक्टीरियल डिजीज़ है, इशू है कि ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो रहा है, ठीक है। इसके बाद द रिसेंट राइज इन गोनोरिया केसेज इज सोनली ड्यू टू बायोलॉजिकल म्यूटेशंस, नहीं, इट इज़ अ बिहेवियरल फैक्टर भी है, लाइक reduced condom use among HIV users. Behavioral factors like reduced condom use among HIV PrEP users. ठीक है, HIV PrEP users. So antimicrobial resistance is a silent pandemic. Gonorrhea is a visible manifestation. हाँ, तो asymptotic gap है कि in women leads to reproductive injustice where the disease is only detected after causing irreversible damage. रिवर्सिबल डैमेज होने के बाद ही गोनोरिया आपका दिखेगा, ठीक है। इसके बाद क्या है? जेनेरिक ट्रीटमेंट टू पैथोजन स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक्स, ओके। पैथोजन स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक है कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेंड्स में एचआईवी एड्स फैल रहा है, ठीक है। एचआईवी इन्फेक्शन आर डिक्लाइनिंग नेशनली, नॉर्थ ईस्ट रीजन में बढ़ रहा है, मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा में ज़्यादा है। लोकलाइज्ड हेल्थ गवर्नेंस देखना होगा, तो सबसे ज़्यादा इंसिडेंस मिजोरम में हो रहा है, फिर नागालैंड, फिर त्रिपुरा में हो रहा है, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश एंड त्रिपुरा हैव सीन 400% इंक्रीज, ठीक है। डिक्लाइनिंग इन्फेक्शंस नेशनली बट हॉटस्पॉट बन रहा है रीजनली, ठीक है। इस चीज़ को दिमाग में रखिए। जो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोजेक्ट है 1992 में आया था, ठीक है, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोजेक्ट। तो मिजोरम जो एचआईवी क्राइसिस है, सोशल चैलेंज है, तमिलनाडु मॉडल फॉलो करना होगा, ऑटोनोमस रजिस्टर्ड सोसाइटी फॉर एड्स कंट्रोल, डिसेंट्रलाइज्ड फंडिंग से कितना अच्छा हुआ तमिलनाडु में, आप एग्जांपल दे सकते हैं एड्स कंट्रोल के लिए, ठीक है। एक चीज़ है। सो ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज एंड वैक्सीन टेक, तो BNABS जो है एचआईवी रिसर्च के लिए होली ग्रेल है, क्योंकि वो टारगेट क्या करता है? दे टारगेट द कंजर्व्ड रीजन्स जो अभी तक म्यूटेट नहीं हुआ है ऑफ द वायरल एनवेलप, पोटेंशियली न्यूट्रलाइजिंग द वाइड रेंज ऑफ एचआईवी वेरिएंट्स, ठीक है। तो सबसे पहले CD4 बाइंडिंग साइट है, दिस इज द कंजर्व्ड रीजन, द वायरस कैन नॉट इजिली म्यूटेट विदाउट लूजिंग इट्स एबिलिटी टू सर्वाइव, ठीक है। तो CD4 बाइंडिंग साइट है किसी भी वायरस का, जो कि वायरस जिसको म्यूटेट नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वैक्सीन का 3 फेज़ है। वैक्सीन का पहले सेफ्टी फेज़ होगा, स्मॉल ग्रुप को दिया जाएगा, फिर फॉर्मुलेशन फेज़ इसमें 100 को, लार्ज स्केल में बहुत जन को दिया जाएगा, ठीक है। तो बीनेप्स टारगेट द मोस्ट रैपिडली म्यूटेटिंग पार्ट्स, तो बीनेप्स जो है कंजर्व्ड रीजन को टारगेट करता है जो कि म्यूटेट नहीं हुआ है, ठीक है। तो फेज़ 1 ऑफ वैक्सीन ट्रायल इज़ यूज्ड टू प्रूव द फाइनल इफेक्टिवनेस, नहीं, फेज़ 1 से आपका सेफ्टी पता चलेगा, फेज़ 2 से इफेक्टिवनेस पता चलेगा, और फेज़ 3 हुआ तो आपका पूरा पता चला जाएगा। तो बेसिकली आपको समझना है कि ये जो एंटीबॉडीज़ है, तो बीनेप्स क्या है आपका?
ब्रॉडली न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडीज। तो ये आपका जो एचआईवी आपका जो वायरस है उसका कंजर्विंग जो कंजर्व्ड साइट है जो म्यूटेट नहीं होता उस पर अटैक करता है, ठीक है, CD4 बाइंडिंग साइट्स पे, ठीक है, ये समझिए। इसके बाद एचआईवी ट्रांसमिशन इन चिल्ड्रन, तो मदर टू जो चिल्ड्रन ट्रांसमिशन होता है, ये परसिस्टेंट फेलियर ऑफ ए हेल्थ केयर रीच, ठीक है, तो ये जो साइलेंट ट्रांसमिशन हो जा रहा है जहाँ पे जो मदर है जो नेगेटिवली टेस्ट है, मतलब अर्ली उसमें नहीं पता चल रहा है बट बच्चा को फिर एचआईवी हो गया, ठीक है। तो इसमें आपको एमटीसीटी है जो मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन कैसे कैसे हो सकता है, प्रेगनेंसी से हो सकता है, डिलीवरी के समय हो सकता है, या ब्रेस्ट फीडिंग से हो सकता है, ठीक है। विंडो पीरियड क्या होता है, व्हेन स्टैंडर्ड टेस्ट फेल्स टू डिटेक्ट अर्ली इन्फेक्शन, ठीक है। CD4 सेल जो है आपका प्राइमरी टारगेट है एचआईवी का, ठीक है। तो CD4 सेल जो है इम्यून सेल्स है जो डिस्ट्रॉय हो जाता है एंड लीव द बॉडी वल्नरेबल टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, ठीक है। अर्ली प्रेगनेंसी टेस्ट इनसफिशिएंट है, uh, तो एचआईवी कैन बी ट्रांसमिटेड टू द चिल्ड्रन ड्यूरिंग द डिलीवरी प्रोसेस, नहीं, अकर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के समय भी हो सकता है, डिलीवरी के समय भी हो सकता है, ब्रेस्ट फीडिंग के समय भी हो सकता है, ठीक है। लेट प्रेगनेंसी एक्विजिशन इज ए मेजर रिस्क, ठीक है। हाँ, इसके बाद आपको कंटिन्यूअस सर्विलेंस रखना होगा पेडियाट्रिक एचआईवी में, ठीक है। इसके बाद द टीबी एचआईवी सिंडेमिक एलिमिनेशन एंड टारगेट्स, तो टीबी जो है मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस है, ठीक है। तो टीबी की वजह से 25% एड्स में डेथ हो रहा है, ठीक है। जो टीबी बैक्टीरिया है इनसाइड द मैक्रोफेजेस क्रिएट ए ड्रग टोलरेंट नीस, ठीक है। तो जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है, तो आपको डिफरेंस पता होना होगा इंडिया का टीबी टारगेट और ग्लोबल टारगेट में क्या है, ठीक है। तो टीबी बैक्टीरिया जो है वो मैक्रोफेज में हाइड करता है। मैक्रोफेज क्या है, मैक्रोफेज आर द इम्यून सेल्स मीन टू किल देम। मैक्रोफेज क्या है, वाइट ब्लड सेल ही है जो कि इम्यून सिस्टम का पहला रिस्पॉन्डर है, द पेट्रोलिंग टिश्यूज टू डिटेक्ट इनगल्फ पैथोजेंस एंड डिस्ट्रॉय पैथोजेन डेब्रिस, ठीक है। तो मैक्रोफेज के अंदर ही टीबी बैक्टीरिया हाइड किया हुआ है, ठीक है। ड्रग रेजिस्टेंस हो जाता है जिसकी वजह से, ठीक है, मैक्रोफेज में छुप जा रहा है, ठीक है। तो इंडिया का टारगेट था 2025 का, ग्लोबल टारगेट है 2030 का, ठीक है। तो इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र और राजस्थान और एमपी। 56% इंडिया का टीबी यहीं से है, ठीक है। तो इंडिया का टारगेट 2025 है, ग्लोबल डेट से 5 साल पहले का, ठीक है। टीबी बैक्टीरिया इजिली किल हो जाएगा क्योंकि दे आर एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस, नहीं वो इंट्रा सेलुलर भी रहता है, हम लोग को भी पता चल गया है, मैक्रोफेज में हार्ड टू रीच है, ठीक है। इसके बाद जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है वो बहुत बड़ा हर्डल है, ठीक है। तो हम लोग निश्चय मित्रा गवर्नेंस मॉडल है जहाँ सिटीजन्स अडॉप्ट टीबी पेशेंट्स मूविंग फ्रॉम स्टेट डिलीवरी टू सोशल सॉलिडेरिटी, ठीक है, निश्चय मित्र, तो पीएम टीबी एमबीए करके कम्युनिटी ऑनर। हाँ, 21% डिक्लाइन हुआ है ट्यूबरक्लोसिस का इंसिडेंस में, नियरली डबल द ग्लोबल रेट, ठीक है। इंडिया अभी भी वर्ल्ड का हाईएस्ट, मतलब 25% टीबी केसेस इंडिया में है। तो इंडिया शिफ्ट कर रहा है ओल्ड जो आरएनटीसीपी है उसे नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम से। 2025 में टारगेट है हम लोग का टीबी को ख़त्म करने का, ठीक है। तो इसमें क्या है हम लोग को समझना है कि ड्रग रेजिस्टेंट टीबी के लिए क्या ये है, बीपाल रेजिमेंट, ठीक है। निक्षय पोषण योजना को समझना है और इंस्टीट्यूशन का क्या रोल है ये समझना है। सबसे पहले ड्रग रेजिमेंट समझो, बीपाल। बीपाल एक्चुअल में आपका 3 एंटीबायोटिक्स का कॉम्बिनेशन है, बेटाक्लीन और आपका पेराटामिनिड और लिनेजोलिड, ठीक है, प्लस मॉक्सीफ्लैक्सीजिन फॉर बीपाल। तो ये बीपाल में आपका 4 एंटीबायोटिक है और इसमें आपका 3 एंटीबायोटिक है, बीडाक्लीन, आपका पेराटामिनिड और लिनेजोलिड, ठीक है। इंडिया इज ओनली ग्लोबल सप्लायर ऑफ जो आपका ये जो होता है ना पेरिटोमैनिड, तो पेरिटोमैनिड इंडिया का ही है। तो बी पाल और बी पाल कहीं भी आए तो ये समझो कि आपका टीबी का रिजीम है, ठीक है। इटियोलॉजी क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, एयर ड्रॉपलेट से फैलता है टीबी, ठीक है।
और इसका कोमोर्बिडिटी आपका माल न्यूट्रिशन की वजह से 40% टीबी केसेस है इंडिया में। तो टीबी केवल लंग डिजीज को नहीं है, पल्मोनरी टीबी नहीं है, बहुत अलग अलग टाइप का भी टीबी होता है, जो स्पाइन, ब्रेन, लिम्फ नोड्स, जो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी होता है। ठीक है, तो एमडीआर टीबी क्या है? इंडिया सिग्निफिकेंट डिक्लाइन दिख रहा है फॉर मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। ठीक है, तो नो सिग्निफिकेंट इंक्रीज वाज ऑब्जर्व्ड बट डिक्लाइन भी नहीं हुआ है, ये चीज़ देखना होगा। तो डीबीटी अंडर निक्षय पोषण योजना इज प्रोवाइडेड टू बीपीएल कैटेगरी। तो जो ये डीबीटी है, निक्षय पोषण योजना के तहत ये सारे टीबी पेशेंट्स को मिलेगा। ठीक है, फॉर न्यूट्रिशनल कंप्लायंस। मतलब बेसिक क्या है कि तो फॉर टीबी न्यूट्रिशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वैक्सीन, आपको तो ये बात बोलना होगा। हाँ, तो द राइज इन ट्रीटमेंट सक्सेस टू 90%। तो निक्षय पोर्टल का आपको सक्सेस बताना होगा कि जो निक्षय पोर्टल रियल टाइम पेशेंट ट्रैक करता है, जो ग्लोबल का 88% ट्रीटमेंट है और उसको 90% इंडिया में है ड्यू टू द निक्षय पोर्टल। ठीक है, इंडिया जो टॉप सप्लायर है प्रीटोमानीट का, वो फार्मेसी है ग्लोबल साउथ का, टीबी एलिमिनेशन का। ठीक है, निक्षय मित्र मॉडल जो है वर्टिकल गवर्नमेंट स्कीम है टू हॉरिजॉन्टल सोशल मूवमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ समझना, सप्लाई चेन समझ गए, एयर टेम्पलेट समझ गए, कमोडिटी, आशा वर्कर्स का रोल समझ गए, अर्ली स्क्रीनिंग, आयुष्मान आरोग्य मंदिर से डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इसके बाद आपको नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस क्या है? इंडिया इज सीइंग यंगर एज ऑफ ऑनसेट फॉर ब्रेस्ट कैंसर। तो 60% ऑफ इंडियन पेशेंट्स प्रेजेंट्स एट लेट स्टेज 3 और 4 में कंपेयर टू अर्ली स्टेज इन द यूएस। ठीक है, तो आपको समझना होगा ब्रेस्ट कैंसर का लेटर स्टेज में रिपोर्ट होता है। नाम्स जो है नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंदर है, तो ये मेडिकल एक्सीलेंस को प्रमोट करता है। ब्रेस्ट कैंसर जो फीमेल्स में 22.8% है। ठीक है, एंड ओरल कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर एंड ओरल कैंसर आर इंडियाज प्राइमरी कैंसर चैलेंजेस। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर क्या है? सेंट्रल ओबेसिटी, रिप्रोडक्टिव टाइमिंग, लाइट एट नाइट, सर्काडियन डिसरप्शन से भी ब्रेस्ट कैंसर होता है। ठीक है, तो मेन whoever consumed alcohol have 68% high risk of men who have ever consumed alcohol, 68% ज़्यादा चांस है उसका ओरल कैंसर होने का। ठीक है, ठीक है, ब्रेस्ट रिस्क इज 3 times हायर इन women who over 50 compared to those under 35। तो एज के साथ ब्रेस्ट कैंसर का बात किया जा सकता है, अल्कोहल के साथ ओरल कैंसर हो सकता है, ये चीज़ तो है। तो ब्रेस्ट फीडिंग ड्यूरेशन एंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स showed no significant association with breast cancer risk। ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। सो इंडिया रैंक्स फर्स्ट ग्लोबली इन टोटल कैंसर केसेस। इंडिया रैंक थर्ड है, चाइना फर्स्ट है, यूएस सेकंड है, थर्ड इंडिया है। ठीक है, तो नेशनल एकेडमी फॉर मेडिकल साइंस रिपोर्ट कर रहा है कि नो सिग्निफिकेंट एसोसिएशन है ब्रेस्ट फीडिंग का इज द प्राइमरी प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट द ब्रेस्ट कैंसर। तो ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट कैंसर में कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, तो बहुत जन जो दूध पी रहा है उसके कोई ये नहीं है, सोल्यूशन नहीं है वो। ठीक है, तो नाम्स हाइलाइट्स ए हायर प्रोपोर्शन ऑफ यंग वुमेन बीइंग डायग्नोज्ड इन इंडिया। ठीक है, तो द 60% लेट स्टेज प्रेजेंटेशन इंडिकेट्स ए फेलियर ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर इन लेट स्टेज प्रेजेंटेशन। ठीक है, स्लीप हाइजीन, लाइट पोल्यूशन कैरिसोजेनिक है, इसको मान के चलो, तो सही समय पे सोना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लोकली ब्रूड लिक्विड्स, इसकी वजह से भी आपका माउथ कैंसर हो सकता है। ठीक है, इसके बाद नंबर ऑफ क्लेफ्ट ट्रिप्स बट नेशनल एपिडेमियोलॉजिकल, इसमें क्या है? एटियोलॉजी, मैटरनल न्यूट्रिशन, फोलिक एसिड का डिफिशियंसी, सब बेकार है, इसको इतना। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इज एसेंशियल फॉर अर्ली इंटरवेंशन। तो टू मेजर ग्लोबल हेल्थ, स्टेट लेवल डिजीज बर्डन इनिशिएटिव, disability adjusted life year daily, overall disease burden expresses the number of years lost due to ill health, disability and early death। वन डेली इज इक्वल टू, अगर आपका 1 साल का हेल्दी लाइफ लॉस्ट हुआ है तो 1 डेली है आपका। ठीक है, तो ये आपका ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव है डेली।
तो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा प्राइमरीली फंडेड है, ठीक है, हेल्थ ट्रेंड एनालिसिस करने के लिए, ठीक है।